अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। जुमे का दिन है 15 जुलाई 2022 और आज अभी मैं खबरें भी देख रही थी और अखबार भी हसत पढ़ रही थी। क्या क्या सियासत में हो रहा है, क्या क्या पेट्रोल के हवाले से हो रहा है, क्या क्या खबरें हैं। और साथ साथ ये बात भी कि आज के दिन 2006 में जनाब ट्विटर लॉन्च हुआ था, तो ये भी एक बहुत बड़ा दिन है। मैं ये सोचती थी कि आज 2015 तो नहीं, ये 15 जुलाई को क्या हुआ था हिस्ट्री में, तो पता चला जनाब एक वन ऑफ द मिड जनरेशन या मिलेनियल की जनरेशन से कहें तो जनाब ट्विटर की जो है वो लॉन्च आज के दिन हुई थी। और अगर बात करें कि आज के दिन में क्या क्या नई खबरें हैं, तो कुछ पहले शुरू करते हैं IMF के एग्रीमेंट के हवाले से। हम काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे कि भाई अब मिलेंगे अब मिलेंगे अब मिलेंगे, आखिरकार मिल तो गए, लेकिन साथ में पैकेज में और भी बहुत सारी चीजें आई, बहुत सारी शराइत आई। अच्छा, ऑनेस्टली हमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमें पहले भी एक्सपेक्टेशंस थी कि ये शराइत आ सकती हैं। हमें पहले भी पता था कि जनाब बहुत सख्तियां भी होंगी, उन लोगों की फरमाइशें भी होंगी और हमारे ऊपर जो है बहुत सारी तलवारें भी चलने वाली होंगी। दिस वॉज एक्सपेक्टेड, लेकिन एक्सपेक्टेड तो खैर बारिश भी थी और जो कि नहीं हुई। और अगर हवाएं ना चलती तो शायद बहुत ज्यादा बारिशें होती और बहुत ज्यादा जो है वो जगह जगह पानी की जो तकलीफें थी वो होती। बट देन अगेन अभी की जो खबर है, सुबह भी मैंने देखा, वो थी कि सैंड स्टॉर्म और थंडर स्टॉर्म्स होने की अभी भी फोरकास्ट हैं। खैर इस पर भी बात करेंगे, लेकिन अब पाकिस्तान का कर्ज प्रोग्राम बहाल हो गया। अगर इसके बारे में बात करें, पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो मुआहिदा था वो तय पा गया। उसके हवाले से जनाब पाकिस्तान को 1 अरब 17 करोड़ डॉलर दिए गए, जो कि 2023 तक जो है वो जारी रहेगा। मुआहिदे के तहत IMF पाकिस्तान को 1 अरब जो 17 करोड़ डॉलर दे रहा है। वज़ीर ख़ज़ाना मुफ्ती इस्माइल ने भी ट्वीट करके मुआहिदे की तस्दीक कर दी है। ऑफ कोर्स आई एम श्योर आप लोग मुझसे ज़्यादा अवेयर रहते हैं, पर समझदार अवाम है हमारी। IMF ने पाकिस्तान के माशी इस्लाहाती प्रोग्राम की तारीफ भी की और कहा कि पाकिस्तान को हालिया बजट पर सख्ती से अमल करना होगा, जो कि मैं थोड़ी देर पहले कुछ लम्हे पहले फरमाया, और 4 अरब 20 करोड़ डॉलर मजीद देंगे, जबकि जून 2023 तक, जैसे कि मैंने आपसे अर्ज किया, कि ये जो है वो बरकरार रहेगी। हमारे साथ माहिर माशियात आबिद क़य्यूम सुलैही साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आबिद साहब, कैसे हैं? खैरियत से हैं? गुड मॉर्निंग। जी वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। ये IMF का मुआहिदा का इंतजार तो था हमें आबिद साहब, लेकिन ये हो गया है फाइनली। लेकिन साथ साथ बड़ी शराइत की खबरें आ रही हैं। पाकिस्तान की मौजूदा अगर माशी सूरत हाल अगर देखी जाए, तो ये इस हवाले से इस प्रोग्राम की बहाली और इसकी अहमियत कितनी है? जी आबिद साहब। जी देखिए, IMF के साथ जब तक ये एग्रीमेंट जो है ये फाइनल नहीं हो रहा था, तो हमारी क्रेडिट रेटिंग, हमारी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग और हमारी जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की जो ज़रूरतें हैं, जो कि बाकी लेंडर्स हैं जैसे वर्ल्ड बैंक या ADB है या इवन दोस्त ममालिक तक से जो डिपॉजिट्स आए थे, वो सब इस मुआहदे से जुड़े हुए थे कि ये मुआहदा होगा तो फिर बात आगे चलेगी। खुदा करके ये मुआहदा हो गया। अब इसको देखना है कि जो प्रायर एक्शंस हैं बोर्ड मीटिंग से पहले, यानी इस मुआहदे का मतलब ये नहीं कि आपको स्ट्रेट अवे ब्रांच मिल जाएगी। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान और IMF कुछ इकदाम करने पे एग्री हो गए हैं, जो कि IMF की नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग से पहले होते हैं, और उसके बाद फिर आपके पास वो ट्रांच जो है वो आएगी। ठीक हो गया। अब देखिए 2023 जून तक जो है वो हमें IMF मजीद जो है वो ये कर्जा देगा या रकम देगा। अब ये बताइए, मौजूदा हालात में क्या हमें ये मजीद इस कर्जे की और इस पैसों की, इस रकम की जरूरत थी आबिद साहब? देखिए, मसला ये है कि कई सालों से, एटलीस्ट पिछले 15-20 साल से, हम जो कर्जा लेते हैं वो पिछले कर्जे चुकाने के लिए लेते हैं, और यही वजह है कि कोई भी हुकूमत ये नहीं कर पाई कि वो ये कहे कि ये आखिरी IMF का मुआहदा होगा। इस मुआहदे के बाद फिर एक नया IMF का प्रोग्राम आएगा। अभी तो जून 20 से 27 तक का जो IMF बोर्ड फैसला करेगी कि एक्सटेंशन देनी है कि नहीं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली एक्सटेंशन हो जाएगी। और उसके बाद जो भी इलेक्शन के बाद हुकूमत आएगी तो दोबारा से IMF प्रोग्राम में जारी होगी, क्योंकि आपकी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग नीड, या दूसरे लफ्जों में कर्जा लेना जो है वो मजबूरी है।
पिछले कर्जे इतने बढ़ चुके होते हैं कि हर हुकूमत आती है और उसको कर्जा लेने पर मजबूर होती है पिछले कर्जे चुकाने के लिए। एग्जैक्टली वो मजबूर, अब वो हमें हर दफ़ा यही चीज़ नज़र आ रही होती है, अगर आप मुझसे इत्तेफाक शायद करें, हर दफ़ा यही हमें नज़र आ रहा होता है कि अवाम के ऊपर ना फिर एक प्रेशर बिल्ड होने वाला है। तो कि मुझे ये इस वाले मुआहिदा जो अब हुआ है फाइनली, उस पर मुझे यही इशारे नज़र आ रहे हैं और यही पाकिस्तानी अवाम की भी सोच और डर और खौफ, उनका सवाल भी यही है साथ में कि क्या मज़ीद अब सख्तियाँ, मज़ीद हम पे अब तलवारें गिरेंगी, मज़ीद टैक्स बढ़ेगा, मज़ीद हमारे ऊपर बोझ आने वाला है। जी आबिद साहब। देखिए, IMF ये नहीं कहती कि आप महंगाई कर दें। IMF सिंपल ये कहती है कि आप अपनी आमदनी और अखराजात में तवाज़ुन पैदा करें, या अपनी आमदनी बढ़ा लें, जिसका मतलब कि टैक्सेस नए लगा लें, या फिर अपने अखराजात कम कर दें, जारी अखराजात जो बाकी जो अखराजात हैं। अगर हुकूमत नहीं करती है तो जाहिर है कि फिर उसको कर्जा लेना होता है। अब भी आमदनी बढ़ाने के लिए जो मुआहदे की तफसीलात हैं, तो उसमें आपने एक लफ्ज़ पढ़ा होगा, टेक्निकल टर्म में उसे कहा गया है कि जी प्राइमरी सरप्लस, कि जो भी नया कर्जा लिया जाएगा वो पिछले कर्जों को उतारने के लिए इस्तेमाल होगा, वो नई एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। टैक्सेस जो है वो ज़ाहिर है बढ़ाने होंगे, उसके साथ साथ गैस की कीमतों में इजाफा, बिजली की कीमतों में इजाफा, क्योंकि जो पावर सेक्टर का सरप्लस डेट है पिछले साल का वो 860 अरब रुपए को जा पहुंचा है। टोटल 1300 अरब रुपए की बिलिंग होती है और 860 रुपए अगर उसमें से वसूल नहीं होते या वो आपके लॉस में जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि पावर सेक्टर में शदीद रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, तो वहाँ पे महंगाई बढ़ेगी। तो ये एनर्जी और स्पेशली यूटिलिटी की जो कॉस्ट है ये तो बढ़ेगी। टैक्सेस जो हैं, एक रिकॉर्ड रेवेन्यू टारगेट है जो कि पाकिस्तान को मीट करना है, वहाँ पे महंगाई बढ़ेगी। तो ये अगला जो पूरा साल है, अगर यानी कि महंगाई बढ़ेगी ना। देखिए ना, महंगाई का तूफान तो वैसे ही हमारे ऊपर कम नहीं था। अभी सब आपने खुद ही तस्दीक कर दी, मेरा सवाल तो खाली जहन में था और आपने खुद ही जवाब दे दिया कि महंगाई का तो तूफान आएगा। अब इस तरीके से ये कीमतें बढ़ गई हैं हमारे सामने, ऑब्वियसली इसमें अखबार भी सख्त पड़ रही है सुबह सुबह 92 का। तो अब ये कहते हैं कि पेट्रोल 18.5 और डीजल जो है वो 40.54। अब ये जो इस वक्त सस्ता हो रहा है और ये IMF के सामने सिचुएशन आ रही है, हम आम आवाम बड़ी कंफ्यूज हो रही है, बिकॉज आप कह रहे हैं IMF ये नहीं कह रहा महंगाई करो, लेकिन IMF ये कहता है कि अपने खर्चे कंट्रोल में करो। तो क्या आपको लगता है हम उस सिचुएशन में हैं कि अपने अखराजात कंट्रोल में कर सकते हैं? माइंडसेट के भी हवाले से के बात कर रही हूँ और फाइनेंशियल और जो है प्रैक्टिकल सवाल भी कर रही हूँ। जी सर। प्रैक्टिकली स्पीकिंग, कोई भी हुकूमत जो कि अपने इलेक्शन ईयर में हो, आखिरी साल हो उसका, और मौजूदा हुकूमत का तो पहला साल है और आखिरी भी बन रहा है इलेक्शन से पहले, तो उससे ये कहा जाए कि वो अपने तमाम अखराजात कम कर दे, वो उसके लिए प्रैक्टिकली या पोलिटिकली पॉसिबल नहीं होता है। ये जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं, ये अब हमें ज़हनी तौर पर तैयार रहना चाहिए कि ये आलमी मंडी से जुड़ी हुई है। जब कीमतें बढ़ाई गई थी तो तब $120 पर बैरल तक पेट्रोलियम प्राइसेस थी क्रूड की। आज वो कीमतें गिर के $98 पर बैरल पे आ चुकी हैं। इसी तरह से मैं तनाज़ुर में बताता चलूँ कि जब पिछली हुकूमत ने कीमतें कम की थी तब $71 पर बैरल थी। तो अगर आपकी कीमतें कम होगी तो आप अपनी पेट्रोलियम मसनूआत जो है उनकी कीमतों में कमी ला सकेंगे। जो नहीं कर पाएंगे वो होगा जो उस पर लेवी है 10 रुपये और 5 रुपये, वो लेवी कम नहीं हो सकेगी। IMF के मुआहदे के तहत उसको 50 रुपये पर लीटर तक लेके जाना है, लेकिन उसके अलावा अगर कुछ मिलता है आलमी मंडी में तो हुकूमत उसको कम कर देगी। अगर 1 अगस्त तक ये कीमतें इस तरह से रहती हैं तो शायद ये कीमतें सस्टेन रहें, अगर बढ़ गई तब तक तो दोबारा से कीमतें बढ़ाना पड़ेंगी। तो हमें ये तैयार रहना चाहिए कि इन कीमतों में उतार चढ़ाव आता रहेगा हर 15 दिन में, और यही वजह है कि ये 15-15 दिन के लिए उनकी अनाउंसमेंट की जाती है। मुझे आबिद साहब एक सवाल जहन में आ रहा है, मैं आपसे बिल्कुल एक आम इंसान की तरह एक सवाल कर रही हूँ। भूल जाइए कि मैं माया खान हूँ या मैं न्यूज़ शो पर आपको एज एन एंकर सवाल कर रही हूँ। हम एक आम इंसान है ना, हम किसी से 500 रुपये उधार लेते हैं ना, मतलब अक्सर हम टीम पे बैठे होते हैं तो कभी नहीं होते पैसे हाथ में, कैश नहीं होता, तो हमारी टीम के लोगों से हम ले लेते हैं पैसे, कभी फात से कभी शाहरुख भाई से कि भाई मतलब मुझे बिस्किट मंगाने हैं। तो वो एक जहन में ना एक ऊपर एक बोझ होता है, अल्लाह मैंने 500 रुपये लिए थे, कल परसों वापस भी तो करने हैं, फ़ौरन वापस भी तो करने, एक प्रेशर बिल्ड होता है एक आम इंसान के ऊपर। अब ये जब कर्जा आता है तो हम इसको जश्न की तरह मना रहे होते हैं, अरे कर्जा मिल गया, कर्जा मिल गया। उतारना तो हमें ही है, आपने है, मैंने है, हमारे अपनों ने है, हमारे पास रोजगार की कमियां हैं, हमारी इनकम, हमारा इनफ्लो कुछ भी नहीं है और हमारा आउटफ्लो उतरेगा। ये पहाड़ है जो हमें उतारना है।
हाउ कैन वी सेलिब्रेट, हम खुश कैसे हो सकते हैं खैरी साहब? देखिए खुश इसलिए होते हैं कि अगर आप इसी साल को देख लें तो 4900 अरब रुपए 4.9 ट्रिलियन रुपए की टोटल आमदनी है हुकूमत की, और उसको 4.6 ट्रिलियन जो है वो कर्जा लेना है, क्योंकि जो पिछले कर्जों की अदायगी है वो तकरीबन 4 ट्रिलियन है। तो आपके पास 5 रुपए जेब में है, 4 रुपए आपने अदायगी करनी है पिछले कर्जों की, और आपको पता है कि अगला पूरा साल चलाने के लिए 5 रुपए ही मजीद कर्जा लेना है। तो उसमें कर्जा मिलना जो है वो बड़ा खुशी से सेलिब्रेट किया जाता है कि अच्छा ये साल तो गुजर जाएगा, अगला साल जो भी हुकूमत होगी फिर वो देखेगी। और यही वजह है कि IMF प्रोग्राम पे कोई भी सियासी हुकूमत जो है उसकी ओनरशिप नहीं होती है। हर हुकूमत जो होती है वो बादल खास्ता इस प्रोग्राम में जाती है, और हर हुकूमत जो है वो इसको होल हार्टेडली इम्प्लीमेंट करने की बजाय हाफ हार्टेडली इसको करती है, इम्प्लीमेंट करती है, जिसकी वजह से बहुत से इफ्स एंड बट्स रह जाते हैं। और फिर आने वाली हुकूमत जो है वो दोबारा ये एक विशेष साइकिल है कि कर्जा लेना जो है वो हमारी एक मुआशरत के इस वक्त अहम करैक्टर बन चुका है। और जो भी हुकूमत आती है वो यही अनाउंस करती है ये आखिरी प्रोग्राम होगा, और उसके बाद वो उससे बड़ा कर्जा छोड़ के अगली हुकूमत के लिए चली जाती है। आबिद साहब, आपकी एक्सपर्टीज के हवाले से, एक फोर्थ कमिंग टाइम के हवाले से मैं एक सवाल करना चाहती हूँ कि आने वाला जो फ्यूचर है, आपको लगता है कि हम 4 से 5 साल, आपकी तजर्बे की आंख की, आपकी नज़र में क्या लगता है 4-5 साल बाद पाकिस्तान इस कर्ज वाले सब्जेक्ट से निकल सकेगा, इस स्पेस से निकल सकेगा जहां हमें किसी से भी कर्जा लेने की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि अगर किसी को ज़रूरत हो तो हम देने वालों में से अल्लाह पाक हमें बना दे? आपको क्या लगता है? देखिए अल्लाह करे ऐसा हो जाए, लेकिन शायद 4-5 साल में तो ऐसा पॉसिबल नज़र नहीं आता। सिर्फ ये हो सकता है कि जो हमारा इम्पोर्ट बिल है उसको कम करने के लिए हम अगले 4-5 सालों में पॉलिसीज बना सकते हैं। सबसे बड़ा बिल इस वक्त हमारा एनर्जी का आ रहा है, तो उसके लिए रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ अब लोग देख रहे हैं। आपके जो साहब इस्तात हैं वो अब सोलर पैनल्स पे जा रहे हैं। इसी तरह से आप दही इलाकों में मुजाफात में देखें तो वहाँ पे भी 1-1, 2-2 सोलर प्लेट्स रख के लोग एक आध पंखा या 1-2 बल्ब एक टीवी वो चला रहे हैं। तो एक तो आपके पास सोलर एनर्जी का जो पोटेंशियल है उसको एक्सप्लोर करना होगा अगले 4-5 सालों में। उसके साथ दूसरा जो आपका बड़ा इम्पोर्ट बिल एक परमानेंट बना हुआ है वो एडिबल ऑयल का है, खुर्दनी तेल का। हमारे पास अगेन एग्रीकल्चर बेस है जिस पे बड़े आराम से सूरजमुखी उगाया जा सकता है, जैतून उगाया जा सकता है, करोला उगाया जा सकता है, सोयाबीन उगाया जा सकता है। तो इन द लॉन्ग टर्म हमें ये देखना होगा कि जो हमारा इम्पोर्ट बिल कहाँ पे और उस इम्पोर्ट बिल को कैसे कर्टेल किया जा सकता है। और फाइनली जो हमारा सबसे एक अनटैप्ड पोटेंशियल है वो IT इंडस्ट्री में है, IT की एक्सपोर्ट्स में। तो IT इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है, हमारे बच्चे बच्चियां स्टार्टअप्स में, उनको ना लोड शेडिंग की परवाह है, ना उनको दूसरी चीज़ों के इश्यूज आते हैं, ना लेबर कास्ट बढ़ती है, ना डीजल से उनको फर्क पड़ता है। तो वो अपनी प्रोग्रामिंग अगर उस साइड पे थोड़ी सी तवज्जो दी जाए इन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म, तो वो आपके लिए एक्सपोर्ट अर्निंग लेके आ सकता है। और जो इम्पोर्ट कर्टेल करने के लिए सब ये जरूरी है। ठीक। थैंक यू सो मच आबिद साहब, आप आए और आपने जो इस हवाले से अपनी ऑब्वियसली बीइंग माहिर माशियात आपने अपनी शेयर हमारे साथ किया। आपका मौक़िफ़ हमारे पास आ गया है कि IMF के कर्जा जो हमारे ऊपर आया है अब इससे हमें फ़ायदा क्या होगा, लेकिन हमारे वो स्टेप्स जो हमें एक बेहतर फ्यूचर की तरफ लेके जा सकते हैं। 4-5 साल तक तो आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन क्या पता आपके आज के सेशन के बाद से आवाम हमारी और समझना शुरू हो जाए और हालात बेहतर हो जाए, अल्लाह करे। लेकिन हालात बेहतर होने की बात करते हैं, बारिश जो है बाराने रहमत होती है। बारिश को हम तरसे हुए थे, हमारी ज़मीन पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा जो है वो तरसी हुई थी कि पानी आए और बारिश हो, और ज़रा हमारी ज़मीन के ऊपर जब वो बूंदें पड़ेंगी, ये कुदरती उसमें जो है वो अल्लाह ने शफा भी दी है। बट कहीं ना कहीं ऑब्वियसली तकलीफ भी बन जाती है। उसके बाद बावजूद अपार्ट फ्रॉम दैट जो बारिशों की जो फोरकास्ट होती है, जिस तरह कल की अगर हम बात करें, बिल्कुल 14 जुलाई की जो कल गुजरा है, कल ठीक ठाक शाम के वक्त में मैं अपने भतीजों के साथ जो है वो छत पर गई और मैंने देखा बड़े गहरे काले बादल आ रहे थे। लेकिन क्या हुआ कि हवा चली और उसकी वजह से वो बारिश नहीं हो सकी। लेकिन अवाम जो होती है वो हमारी बड़ी जज्बाती जाती है, ओहो देखिए हमें तो बताया गया था कि बारिश होने वाली है। अब देखिए वो अपनी तरफ से अपनी स्टडीज़, अपनी नॉलेज और अपनी जो नज़र है वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। बाकी फ्यूचर का हाल तो सिवाय अल्लाह पाक की ज़ात के और कोई नहीं जानता। लेकिन ये ज़रूर कहा जाता है कि जब वो प्रेडिक्ट करते हैं बारिश नहीं होती है तो बात खैर मजाक की हो गई। लेकिन देन अगेन ये नया सिस्टम जो आज
जिसके बारे में बात हो रही है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि जनाब सैंडस्टॉर्म यानी कि गर्द आलूद वाली जो है वो तूफान, और थंडरस्टॉर्म यानी कि गरज चमक के साथ भी अब उम्मीद है जो आज दोपहर से सिस्टम आ रहा है, उसके हवाले से जनाब क्या कहते हैं इसे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है मेट सरदार सरफराज साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सरदार सरफराज साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है जी। बस ये कल वाला सिस्टम तो चला गया सरफराज साहब, अगर नहीं गया है तो मेरी प्लीज इस्लाह कीजिएगा, लेकिन सुना है आज ये जो नया सिस्टम आ रहा है ये कितना ताकतवर है? अभी हमने जो मैंने बात की, क्या उसमें सदाकत है कोई कि जो गर्द आलूद और सैंड स्टॉर्म और थंडर स्टॉर्म दोनों के आने की जो है वो फोरकास्ट है? जी सरदार साहब प्लीज। जी देखिए, सिस्टम अभी तो गया नहीं, जब तो रात में अप्रोच एक तरह से हुआ है। कल शाम में उधर बाकी सिंध के बेशतर अजला में बारिश हो चुकी है, ख़ासकर उमरकोट में तो बहुत तेज़ बारिश हुई है, 88 मिलीमीटर बारिश हुई वहाँ पर, और इसी तरह से रोड़ी में, नवाबशाह में, सक्खर में, लाड़काना में, हैदराबाद तक भी हुई है। कराची में भी हल्की बारिश हुई है। डस्ट स्टॉर्म तो बड़ा सीवियर किस्म का आया था थोड़ी देर के लिए, उसके बाद हल्की बारिश हुई। तो अभी तो मौसम खैर खुल गया, लेकिन ये कि दोबारा से चांसेस हैं, क्योंकि सिस्टम जो लो प्रेशर एरिया एक्चुअली वो कराची के जनूब में मौजूद है समंदर पर, लेकिन उसकी एक्सटेंशन ज़ाहिर है कि पूरे सिंध को आलमोस्ट अपनी उसने ग्रिप में लिया हुआ है। तो अगले 3 दिन हैं एटलीस्ट, आज का भी और परसों तक एटलीस्ट, या 18 तक भी जा सकते हैं। तो इन 3-4 दिनों में कभी मॉडरेट और कभी तेज स्पेल है सिंध के बेशतर अजला में, मशरकी बलूचिस्तान के बेशतर अजला में, और जनूबी बलूचिस्तान के भी जो एरियाज़ हैं उनमें भी। अच्छा सरदार साहब, क्योंकि अगर कल वाले सिस्टम के जिसकी आप लोगों ने फोरकास्ट की थी, कल वो अगर वो आ जाता तो वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो बारिश होने का इम्कान था, क्योंकि शायद अभी तक हम जो पिछला 11 घंटे का हुआ था हम उसी से संभल नहीं सके थे। तो अगर ये हो जाता 2-3 दिन का स्पेल कॉन्स्टेंटली रहता, हम तो इतने खौफजदा थे कि पता नहीं होगा क्या। कहते ना वो खुशी जो थी ना हमारी, वो टेंशन में बदल गई थी। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि अभी तक सिस्टम गया नहीं है, अभी तो सिर्फ दाखिल हुआ है, ये सिस्टम मंडे तक है आप कह रहे हैं, 18 तक भी जा सकता है, 18 जुलाई तक भी। उसके बाद की क्या सिचुएशन है आने वाले हफ्ते के हवाले से? जी सरदार साहब। देखिए, पहली तो ये क्लियर कर दूं कि वही सिस्टम है। कल ऐसा नहीं है कि कल जिसने आना था वो आके रुक गया या ख़त्म हो गया, ये उसी की कंटिन्यूएशन है। 14 से 18 के दौरान के लिए कहा गया था कि इस दौरान में इसका ये पूरे सिंध का ज़ाहिर किया जाता है इंक्लूडिंग कराची, तो उसमें यही कहा गया था कि 14 से 18 के दौरान कभी मॉडरेट और कभी तेज़ स्पेल होगा। तो अभी तो 14 गुजरी है रात में, कहेंगे मैंने जैसे आपको बताया कि ईस्टर्न सिंध में तो तेज़ बारिश हुई है, सेंट्रल सिंध, ऊपर अपर सिंध में भी हुई है अच्छी खासी, लेकिन कराची में उतनी नहीं हुई। तो आज के बाद भी अभी वही सिस्टम मौजूद है, अभी कराची के अराउंड नीचे जनूब में मौजूद है लो प्रेशर एरिया, तो उसका इन्फ्लुएंस है। और इसकी आज दोबारा से उसकी बिल्डअप होगी। शाम में अमूमन बिल्डअप होती है, दिन में जब गर्मी वर्मी पड़ती है उसको कन्वेक्शन से कन्वेक्टिव एनर्जी मिलती है फिर बिल्डअप होकर शाम में ज़्यादा। मैं सुबह में निकल रही थी ना सरदार साहब, तो मैंने देखा कि बहरे अरब की तरफ या पोर्ट कासिम की तरफ, या वो पोर्ट कासिम कह रही हूँ, अपने जो हमारे समंदरी एरिया जितना भी उस तरफ, उस रुख की तरफ इतने काले बिल्कुल घने बादल, और इस तरफ देखा मैंने जहाँ पे वो सूरज जो है वो तुलू हो रहा था, वहाँ पे बिल्कुल साफ आसमान। तो अल्लाह की कुदरत बड़ी खूबसूरत। लेकिन मैं समझना चाह रही थी कि ये बादल आ रहे हैं या जा रहे हैं, क्योंकि हवा का समझ नहीं आ रहा था, रुख हर तरह से हवा चल रही थी। तो हम क्या, अभी आपने इस तरह कहा ना ये सिस्टम, यानी कि हम इसके बीच में अभी हैं, ऊपर हमारे बादल मंडला रहे हैं, ऐसा ही है ना सर? जी बिल्कुल ऐसे ही है। एक्चुअली मैंने कहा ना कि जो उसकी जो कोर है, जो सेंटर है, वो कराची से नीचे जनूब में है समंदर में। जो पिछला सिस्टम हमने बर्दाश्त किया 4 तारीख से लेके 11 तक या 12 तक बारिशें होती रही वक्फे से, और आखिरी उसका जो हिस्सा था उसमें बहुत तेज़ बारिश हुई कराची में। तो वो उसका ज़्यादा हिस्सा लैंड पर था और कम सी पर था। इसका ज़्यादा हिस्सा समंदर पर है और लैंड पर कम है, लेकिन स्टिल ये उससे तकरीबन उसी शिद्दत का सिस्टम है, या आगे चलकर हो सकता है उससे कुछ थोड़ी सी ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर ले, क्योंकि समंदर पर अगर ये एक आध दिन 1.5 दिन स्टेशनरी हो जाता है कोई भी वेदर सिस्टम, तो वो फिर ज़्यादा मॉइस्चर ज़ाहिर पिक करता रहता है तो स्ट्रांग हो जाता है। तो अभी पूरा इम्कान है। लेकिन साहब मैंने ना सुबह में ये मट्टी उड़ते हुए भी बहुत फील की थी। ये सैंडस्टॉर्म का भी होने का कोई खदशा है क्या?
डस्ट आर्म, जी बिल्कुल, जैसे कल डस्ट आर्म हुआ, असल में हीटिंग जब होती है साथ में मॉइस्चर भी होता है, तो आज भी जैसे आपने देखा कि मौसम खुल गया है, सुबह में तेज़ धूप है और विंड जो है बिल्कुल उधर से चल रही है, नॉर्थ ईस्ट है, यानी मशरक़ शुमाल मशरक़ की हवा चल रही है। तो इसका मतलब है कि दोबारा से चांसेस होंगे, आज शाम में गर्मी दिन में पड़ेगी तो आफ्टरनून में फिर चांसेस होंगे कि फिर आंधी चले और उसके साथ फिर तेज़ शावर्स हो बारिश हो शाम में भी और रात में भी। बिल्कुल ठीक है सरार साहब, आपका हमने टाइम लिया। आई रियली होप आप बारिश एंजॉय कर, आपके लिए भी खैर आफियत वाले मामले हो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आप हमेशा वक्त देते हैं और आप आकर हमारे साथ शेयर करते हैं और हमें आगाह करते हैं आने वाले जो मौसम की सूरत हाल है उससे। सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद थे इस वक्त। डायरेक्टर मेट है, उन्होंने बताया कि सिस्टम से बाहर निकले नहीं है, सिस्टम में अभी हम हैं, बस हम बादलों के सिस्टम में और किसी सिस्टम में हम नहीं रहना चाहते। हमें उस दूसरे सिस्टम से भी रहने की जो आदत होनी चाहिए। एक और भी आदत है इस वक्फे के बाद हमारे साथ रहने की। प्लीज़ डू स्टे विद अस। सवेरे पाकिस्तान में हम कर रहे हैं आपका इंतजार। अपनी चाय का कप अपने हाथ में रखिए और देखते रहिए। एक बार फिर हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग। और आप हमारे साथ मौजूद हैं यूट्यूब पे बराह रास्त सवेरे पाकिस्तान में। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिस पर हम खुद भी तज्जिया करने की कोशिश कर सकते हैं शाज़ेब और में, और डिस्कस करते हैं आपस में और सीखने की कोशिश कर रहे होते हैं कि क्या हो सकता है या हमारा नज़रिया क्या है फॉर दैट मैटर। बट काफ़ी जगहों पर हमारी एक्सपर्टीज़ नहीं होती हैं। और अगर हम बात करें पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल की, पाकिस्तान की मौजूदा डिफरेंट सिचुएशंस जिसका असर डायरेक्टली सियासत की वजह से पड़ता है आवाम पर या उनके हालात पर, उसके ऊपर बात करने के लिए अगर कोई ऐसे सीनियर सियासी शख्सियत हो, इन्होंने बड़े नशेब फराज भी देखे, उतार चढ़ाव भी देखे, और उनकी शहर का, जिस शहर की बात हो रही है शहर कराची के मेयर भी रह चुके, उनसे अगर बात करें और पूछें कि ये हालात जो हो रहे हैं, सिचुएशन से जब हम गुजर रहे हैं, इसकी एक तो सिचुएशन क्यों है, क्या हमने खुद ही अपने ऊपर ये सिचुएशन लेकर आए हैं या हमने ला दी है, या यूं कहिए कि हम खुद ही जिम्मेदार हैं अपने हालात के। तो ये कहना गलत नहीं होगा। तो इन चीज़ों की हकीकत दरअसल है क्या। ज़्यादा वक्त नहीं लेती क्योंकि मेरे बहुत ही मोहतरम हैं और बहुत ही प्यारी शख्सियत भी है हमारे साथ, सीनियर सियासतदान डॉक्टर फारूक सत्तार मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फारूक भाई, वेरी गुड मॉर्निंग, सुबह खैर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम और सुबह बखैर तुम्हें और आप सबको देखने वालों को। और मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। बस जिस हाल में पूरा मुल्क है, हम हैं, कराची वाले हैं, सब एक ही जैसे हाल हैं, सबकी सफरिंग्स एक जैसी है, तजुर्बे एक जैसे हैं, और जो कुछ भी हो रहा है वो अच्छा नहीं। और अल्लाह ताला सबको अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करने की तौफीक दे, बेहतर समझ बूझ दे, अच्छे फैसले करने की तौफीक दे, यही कहूँगा मैं। इलाही अमीन, इलाही अमीन। फारूक भाई, अब जरा सिचुएशन पर आ जाते हैं। आपका नज़र, आपका सफ़र सबके सामने है। मैं तो बहुत छोटी सी इंसान हूँ, मतलब मैं आपसे क्या सवाल करूँ, लेकिन इस वक्त जो हम परेशान हो जाते हैं बारिशों के होने की खबर से, फिर जब बारिश होती है, जो हालात हुए हैं, फारूक भाई आपने अभी खुद ही कहा कि हम सब देख रहे हैं, हम सब उन्हीं हालात से गुजर रहे हैं। कौन है रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार है कौन आखिर? मेरे ख्याल में इसमें हम मज़ीद टाइम ज़ाया करें। मैं बहुत ही मुख्तसर फॉर द सेक ऑफ ब्रेविटी ऑफ टाइम मैं ये कहूँगा कि सारी सियासी जमातें, सारी माजी की हुकूमतें, मौजूदा हुकूमत, वफाकी, सूबाई जो अभी कुछ महीनों पहले तक थी और जो आज है, या सूबाई हुकूमत जो गुज़िश्ता 14 सालों से बिला शिरकत खैर दही इलाकों के मैंडेट और एक अक्सरियत जो मसनूई है, जहां मरदमशुमारी में कराची की आबादी को मुसलसल कम करके गिना गया हो, और उसके बाद यहाँ के फैसले भी बड़ी ढिठाई के साथ वो करे, और यहाँ जो लोग हों उनके साथ उस तरह का सलाह मशवरे का कोई अमल ना हो, तो फिर इसका मतलब है आगे पीछे, चाहे वो देखें, ईमानदारी की बात है, पीपल्स पार्टी को अगर हम सबसे ऊपर रखें, फिर उसके बाद हम MQM को भी रखें, फिर उसके बाद PTI को भी रखें, तो कोई भी अपने दामन को ये नहीं कह सकता कि उसका दामन साफ है, माँ सिवाय उस खुशकिस्मत जमात के कि जिसको गुज़िश्ता कई सालों से कम कराची में उतना मैंडेट नहीं मिला,
तो वो खुशकिस्मत है कि वो कह सकते हैं कि इस बिगाड़ में उनका कोई बराह रास्त हिस्सा नहीं है। अच्छा, फिर ये कसीरुल इदारियाती शहर है, मल्टीपल एजेंसी कंट्रोल शहर है। फिर 140 के तहत जो इख्तियारात, बल्दियाती इख्तियारात, वसाइल, एक मौसर बल्दियाती निज़ाम इस शहर को और पूरे मुल्क के बड़े शहरों को, छोटे शहरों को मिलना चाहिए। जो पिटीशन मेरी थी, जो कि फरवरी के महीने में गालिबन गुलजार अहमद शेख साहब ने अपने आखिरी रोज़ जब वो चीफ जस्टिस के थे, उन्होंने फैसला हमारे हक़ में दिया, मेरे हक़ में दिया, उस पर अमल दरामद ना और उस पर MKM और पीपल्स पार्टी के दरमियान लड़ाई हो रही हो, तो ये तो जनरली सारा वो पस मंज़र है कि मल्टीपल एजेंसी कंट्रोल, सारी पॉलिटिकल पार्टियों एक दूसरे के पीछे हाथ धो के पड़ जाना, करप्शन के इल्जामात लगाना, कहना कि वो जिम्मेदार है, मैं बिल्कुल पाक साफ हूँ, मेरा दामन बिल्कुल साफ है, ये सारी बातें गलत है। इस सारी सियासी लड़ाइयों से कराची को बाहर निकालना, सियासी लड़ाइयाँ आगे आ गई हैं, कराची पीछे चला गया, सियासी जमातों की अना करप्शन के इल्जामात आगे आ गए हैं और कराची की तामीर और तरक्की पीछे रह गई। अब देखें, सिर्फ जो नाले साफ करने का अमल है, अगर वफाक ने 1100 अरब रुपए का ऐलान किया, PTI की हुकूमत ने, वजीर आजम जब उस वक्त इमरान खान थे, तो वो 2 साल पहले की बात है, 2-3 साल। अच्छा, उस 1100 में से 30 अरब रुपए के 3 नाले बड़े साफ किए, लेकिन अगर छोटे नाले 38 अहम साफ ना हो, सूबाई हुकूमत ये काम ना करे, और जब वफाकी हुकूमत साफ कर रही हो तो उस दौरान वफाकी हुकूमत ये ना कहे कि देखिए हम तो कर रहे हैं, ये नाले साफ नहीं कर रहे, कल बारिशें होंगी तो इसमें अकेला हम पर इल्जाम नहीं। तो देखें, सारे पैसे वफाक लगा देती, सारे नाले वफाक साफ कर देती, ज्यादा 75 अरब रुपए खर्च होते हैं ना, ये तो सदका है कराची वालों के सर के ऊपर से कि जो 75 सालों से कराची इस मुल्क को, यानी कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है, कराची चलता है तो पाकिस्तान पलता है। और अभी आपने ये सूरत हाल कर दी कि ये तो बल्दियाती इदारों, शहरी इदारों, ज़िलाई और सूबाई इदारों की खुशकिस्मती है कि डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी या कैंटोनमेंट के इलाकों के हालात कुछ अच्छे नहीं है। वो कहते हैं ना कि एक ही सफ में खड़े हो गए डिफेंस और नाज़माबाद, ना कोई बर्गर रहा ना कोई बन कबाब, तो ये बर्गर और बन कबाब बराबर हो गए। तो ये सारी सूरत है, सभी जिम्मेदार है। कोई कहे अगर कि नहीं, एक जुमले में आप आगे फर्ज करिए, मैं आपसे सवाल करूं, क्या है उस पर बात होनी चाहिए। बिल्कुल एग्जैक्टली, वे फॉरवर्ड क्या है, क्योंकि बल्दियाती इलेक्शंस करीब हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशियां, पॉलिटिकल स्कोरिंग। अगर मैं आपसे, वैसे तो कहेंगे कि मुख्तसरन नहीं हो सकता, लेकिन पहला जुमला क्या होगा या वन लाइनर क्या होगा कराची के अवाम की, कराची शहर के हालात का कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो क्या कहेंगे फारूक भाई? देखें, ये सवाल जो है, इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी बहरहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आती है, जिसके पास कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड भी 14 सालों से है और अभी तक है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी उन्होंने बना के कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को ख़त्म करके पोर्शन माफिया को जिस तरह फ़रोग़ मिला, जिस तरह कमर्शलाइजेशन इस शहर में हुई है, हर शाहरा जो है कमर्शलाइज हो गई है, फिर जिस तरह एनक्रोचमेंट हुई और उसके ख़िलाफ़ कोई मौसर इक़दाम नहीं हुआ, नाले साफ़ हुए, बड़े नाले, उसके बावजूद आज अगर पीपल्स पार्टी का है कि अभी भी नालों बस उनके पास एक ही एक्सक्यूज़ है कि 15 सालों में, देखिए मैं MKM का उस तरह से हिस्सा नहीं हूँ, अपने मतलब वो ये समझते मैं नहीं हूँ, मैं अपने आप को आज भी MKM के नज़रिए उसकी सोच और फिक्र से जुड़ा समझता। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी की है, उसके बाद MKM की भी कहीं ना कहीं कोताही है, गफलत है, और उन्होंने भी अपनी जिम्मेदारी को, देखिए मैं अब MKM में जाने की तैयारी कर रहा हूँ, इसको मैं आज भी, और मेरी तनकीद अगर MKM पर होती है तो वो दाना दोस्त की होती है, एक बड़े भाई की हैसियत से होती है। मैं छोटे भाइयों को डांट डपट कर सकता हूँ, इसका इख्तियार उन्हें मुझे देना चाहिए, समझाना चाहिए, और इन सारी गलतियों में मैं अपने आप को कहूँ कि मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। जो तकसीम हुई, जो इंतशार है हमारे दरमियान, ये भी एक बड़ा फैक्टर है जो MKM के हिस्से बखरे हुए हैं, तो मैं उसमें कहीं ना कहीं अपने आप को भी शामिल करूँगा। तो अगर बड़ा दिल करें और बड़ा दिल करके आगे बढ़ने की बात करें तो आर्टिकल 140A
कि लेटर एंड स्पिरिट, उसकी रूह के मुताबिक निफाज पर जोर दें ताकि मल्टीपल एजेंसी कंट्रोल सिस्टम ख़त्म हो और कम से कम कराची के तामीर और तरक्की का एजेंडा। देखिए, कोई एक जमात, कोई एक तबका, कोई एक फ़र्द जो मेयर बन भी जाए, किसी भी जमात का हो, बाकी जमातें उसकी लैग पुलिंग करेगी, करप्शन के इल्ज़ाम लगाएगी, उसको मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए जो खरबों रुपए चाहिए वो नहीं मिलेंगे। कराची 4000 अरब रुपए के टैक्स देता है रेवेन्यू, उसे 40 अरब की खैरात मिलती है, 400 अरब मिलनी चाहिए। उसी सूरत में मिलेंगे जब कराची अर्बन डेवलपमेंट कमीशन आर्टिकल 149(4) के तहत बनेगा। उसमें तमाम सियासी जमातों के सीनियर तजुर्बेकार, अच्छी इंटेग्रिटी, अच्छी शोहरत रखने वाले लोग, फिर बिल्डर, सनतकार, ताजर और फिर इसके अलावा सीनियर जजेस या रिटायर्ड जजेस, जुडिशरी के लोग, अगर ये 25 रुकनी कमीशन बन जाए, लेजिस्लेशन हो जाए कौमी असम्बली सेनेट से और सिर्फ तरक्कियाँ, तो ये एक काम होगा। देखें, 10 साल बाद भी मेरी इस बात को लोग याद रखेंगे। अगर ये काम हमने नहीं किया तो समझ ले फिर बरसाती नाले जिस तरह साफ होते हैं, जनवरी में टेंडर हो जाना चाहिए, फरवरी में काम हो, मार्च में नाले साफ हो जाने चाहिए, फिर सब रेगुलेट हो और पूरे साल भर मॉनिटरिंग हो कि कचरा नालों में ना फेंका जाए, डंपिंग स्टेशन पर जाए, सीवरेज जो है वो भी बरसाती नालों में नहीं जाना चाहिए और जो सीवरेज की बड़ी लाइनें हैं, सेकेंडरी मैं यही की सोच रही हूँ फारूक भाई, जब इतना ज्यादा आपकी ऑब्वियसली आपका तजर्बा, आपकी दूरअंदेशी, आपका इतना ज्यादा इस हवाले से आपकी नॉलेज भी है, इसमें कोई शक नहीं है। तो लेकिन आप लोग तो MQM जो है वो वफाकी में भी रही, सूबाई में भी रही, क्या ऐसा कुछ हुआ जो पाकिस्तान की कराची के अवाम को मिला हो और मेरी इल्म में ना हो? ये इस तरह का सिस्टम पर तो पहले भी काम हो सकता था, कभी नजर नहीं आया। हम हमेशा कहीं ना कहीं जरा सा बारिश ज्यादा हो जाए हमारी लाइफ, मतलब क्या क्या सुनने को मिल रहा है मुझे कि जी जो बड़े बड़े हमारे नालों के वो थे उसमें तो जो बिल्डिंग्स बन गई हैं, मतलब हम क्या कहाँ खड़े, क्या सिरे से नया शहर बनाना पड़ेगा, खोदना पड़ेगा, क्या होगा, क्या हमें तो नजर नहीं आ रही है सिचुएशन। जी फारूक भाई। देखिए, बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव, जामे, मरबूत और भरपूर एक जो है वो कराची शहर के लिए एक प्लानिंग मनसूबाबंदी चाहिए और उसके लिए मुख्तलिफ शहरी इदारों के दरमियान कोऑर्डिनेशन चाहिए। अगर नालों को साफ करना है, चाहे ये इंक्रोचमेंट, तो नालों के साथ थोड़ा नाअहलों को भी तो कहीं ना कहीं साफ करना होगा ना। और नाअहलों में सीधी सी बात है, जब इख्तियारात, वसाइल और मौसर बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम बन जाएगा तो भाई जिसकी जिम्मेदारी होगी उसके पास इख्तियारात भी होगा। देखिए ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवॉइड ऑफ अथॉरिटी इज नॉट फॉर एन इफेक्टिव गवर्नमेंट। फारूक भाई, बात कर रही हूं माजर, लेकिन जिम्मेदारी आप लोगों पर भी तो थी, मेयर को 4 साल रहना नहीं चाहिए। देखिए, MQM पर जब थी तो MQM के K2 100 मिलियन गैलन इजाफी यौमिया पानी मैंने दिया जब मैं मेयर और वजीर था 90 की दहाई में। फिर 2000 से 2010 मुशर्रफ साहब और मुस्तफ़ा कमाल ने K3 दिया जो 10 करोड़ गैलन इजाफी पानी यौमिया उन्होंने दिया। 14 सालों में एक इजाफी बूंद पानी नहीं आया, चाहे हुकूमत उसमें पीपल्स पार्टी की मरकज़ में हो, सूबे में पीपल्स पार्टी की हो। हम उनके शराकतदार तो बनते रहे हैं, लेकिन वाटर बोर्ड मेयर के पास नहीं था, बिल्डिंग कंट्रोल मेयर के पास नहीं था, मास्टर प्लान मेयर के पास नहीं था, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। 14 सालों की कहानी को ले लेना, अगर 14 साल पहले ये सारा बिगाड़ MQM ने भी किया था और नालों में इंक्रोचमेंट हो गई, तो इन 14 सालों में 4C करके इतना MQM पार्टनर भी रही पीपल्स पार्टी के साथ, तो किस काबीना की मीटिंग में हमने तो एनक्रोचमेंट के खिलाफ एक बिल पास कराने के लिए जो लैंड एनक्रोचमेंट रिमूवल कमीशन बन रहा था, पीपल्स पार्टी ने उसको अपोज क्यों किया था? देखें, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर मैं आज MQM को दिफा कर रहा हूं इन मामलात पे, तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि MQM की इसमें गलतियां नहीं रही। मैं MQM की गलतियों को मानते हुए
पीपल्स पार्टी की जो बड़ी गलतियां, संगीन गलतियां, फहुश गलतियां हैं कि एक मसनूई मैंडेट पर और दही इलाकों के मैंडेट पर वो शहरी इलाकों की अर्बन टाउन प्लानिंग के फैसले वो करें और यहाँ के लोगों के साथ मशावरत ना हो, तो फिर उनकी बड़ी गलती है। और इन दोनों की गलतियों से फायदा कौन उठाएगा? बड़ा भाई की तरह कह सकता हूँ, और ये नहीं कहूंगा कि जो है वो गलतियां नहीं हुई, कहीं ना कहीं आपने भी जिम्मेदारी की कि आज जो है वो थोड़ी सी अगर नाराजगी है या खफगी है तो उसमें आपका मतलब बहुत ज्यादा इंक्लिनेशन नजर आ रही है, बहुत इंक्लाइन नजर आ रहे हैं। क्या सिचुएशन, मतलब मैं समझ रही हूँ, मुझे जरा प्लीज बताइएगा, तो क्या मतलब हालात बेहतर हो रहे हैं, दोस्तियां मतलब हो गई हैं दोबारा से और नाराजगियां दूर हो गई हैं? देखिए, अब तो इट इज़ अ मैटर ऑफ पब्लिक नॉलेज, ये बात तो लोगों के इल्म में आ गई है ना कि मेरा या मेरे और तमाम साथियों का MQM में वापस जाने का एक सिलसिला कायम हो रहा है। और उसके लिए डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी और उनकी राब्ता कमेटी जैसे ही कोई दिन तय करेगी, कुछ छोटी मोटी बातें हैं कि 30 जून को उनके साथ अगर मेरी मुलाकात हुई और फिर बात आगे बढ़ी और मैं मुतमईन हुआ उनकी, देखें रियलाइजेशन सब जगह होनी चाहिए कि हाँ हमसे क्या क्या गलतियां हुई हैं। और तो अगर ये रियलाइजेशन मुझे एक बड़े लेवल पे, बड़े पैमाने पे प्रिवेल करती हुई नजर आ रही है, तो एक माहौल साजगार नजर आ रहा है। MQM को बचाना है ताकि MQM का मजबूत और मुस्तहकम होना ये सिर्फ महाजिरों के लिए देख रहे हैं कि आप वापस हर इलाके, हर ज़बान लेकिन फारूक भाई आपने 23 बोला या 30 और जुलाई की बात की ना आपने आगे आने वाली डेट्स में, 23 जुलाई या 30 जुलाई? देखिए 24 जुलाई तो बल्दियाती इंतखाबात हैं, 27 जुलाई NA 245 का ज़िमनी इलेक्शन है। अब ये सारी बातें जो हमने बारिशों से जो तबाही हुई उनके लिए एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, एक सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एजेंडा जिस पर कंसेंसस सारी सियासी जमातों का, आर्टिकल 140A का लेटर स्पिरिट में निफास, एक तरक्याती एजेंडा जिस पे 400 अरब सालाना हमें मिलने चाहिए, K4 है 65 करोड़ गैलन, बरसाती नालों की रेगुलर सफाई का निज़ाम होना चाहिए, फिर उसके बाद सीवरेज का जो है वो एक जदीद निज़ाम, कचरा उठाने का एक जदीद निज़ाम और सर्कुलर ट्रेन का निज़ाम। ये सारी वो बातें हैं जो 1600 अरब में 4 साल में जब मुकम्मल हो जाएगी तो 4 साल के बाद कराची के अवाम फिर ये बयानियाँ और नैरेटिव नहीं सुनेंगे, फिर वो सुनेंगे कि हाई टेक इंडस्ट्री कहाँ लग रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या काम हो रहा है, 5G टेक्नोलॉजी कितनी आ गई, फिर यूनिवर्सिटीज कितनी बनी, स्किल्ड, ये सारी चीज़ों पर हमें जाना है। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बन जाना चाहिए 4 सालों में। अब हमारे पास टाइम नहीं है अगर दुनिया के साथ कूप अप। और मैं यहाँ अपने तजुर्बों और अपनी गलतियों से नौजवानों की एक बड़ी मोबिलाइजेशन करके उसे भी मुख्तलिफ पार्टियों के साथ मिला के मैं चाहता हूँ कि उनके हवाले कराची करें, हैदराबाद करें और वो आगे लेके चलें कराची को। अब वक्त आ गया। वेरी नाइस, इनक्रेडिबल। फारूक भाई आपके साथ आज बात करके बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई, बहुत अच्छा भी लगा आपकी आवाज़ सुनकर, आपको देखकर भी, और मुलाकात तो आपसे रहती है मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से, लेकिन आज जो आपकी दूरंदेशी और आपके भी प्लान जरा हमें फीलर आ गया है एक बड़ा क्लैरिटी के साथ। अब तो मुझे था एक फीलर में, हम लोग टीम में बात भी कर रहे थे, लेकिन आई थिंक आपने इस बात की तस्दीक भी कर दी कि MQM की तरफ बढ़ते हुए जो हैं वो हालात भी बन रहे हैं, सिचुएशन भी बन रही है, और आपने कहा कि साथियों के साथ दोबारा मिलकर काम करने के इरादे भी बन रहे हैं, और अगर आगे की जो आप लोगों का मीटअप्स है वो कामयाब होता है तो आप लोग सब साथ होंगे। बस थैंक यू सो मच, आपने बहुत वक्त निकाला आज हमारे लिए। और अब जरा कुछ बात कर लेते हैं बिजनेस की, दुनिया की। और जब ईद पर अभी कुछ दिन पहले हमारी मुलाकात हुई डायरेक्टर स्टॉक एक्सचेंज अहमद चरवाई साहब से, और ये बात हुई कि हमने कहा जब भी वो आते हैं अहमद भाई सिचुएशन अच्छी है, सिचुएशन अच्छी। देखिए कितना अच्छा कहने का फायदा। सबसे पहले मैं कहते डिस्क्लेमर के साथ जाऊं, अच्छा सोचेंगे अच्छा होगा, अच्छा फील करेंगे अच्छा आपकी तरफ बढ़ेगा। एंड आई थिंक इनका बहुत बड़ा हाथ है, जब ये हमेशा बोलते हैं कि सिचुएशन इतनी बुरी नहीं है, इट्स गोइंग टू बी वेल। हम बहुत परेशान हो रहे थे ईद की छुट्टियों के बाद, स्टॉक एक्सचेंज
मार्केट की क्या हालात होगा, कितनी मंदी आएगी, लेकिन तेजी, माशाल्लाह तेजी देखी गई एंड इज अ वेरी गुड साइन फॉर स्टॉक एक्सचेंज। तो लग रहा था कि सरमायाकार जो है वो बहुत ज्यादा डाइसी हो जाएंगे, बट नहीं, उनका कॉन्फिडेंस बहाल हुआ। हमारे साथ बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डायरेक्टर स्टॉक अहमद चौनाई साहब ने। अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई, गुड मॉर्निंग और बिलेटेड ईद मुबारक। कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, खैर मुबारक आपके तमाम साथियों को। थैंक यू सो मच अहमद भाई, आप ईद पर हमारे साथ थे और आपने उस वक्त भी यही कहा था कि फिक्र नहीं करो, सब अच्छा है, सबको जॉब भी मिल रही है, सब कुछ। आई थिंक ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन है कि हम क्या अट्रैक्ट करते हैं। बट अगर हम अभी तक देखें तो मजमूई तौर पर मार्केट की सूरत हाल क्या है, जरा वहां से आप शुरू कीजिएगा ताकि हम आगे सिचुएशन को, डिस्कशन को आगे लेके चलें। जी अहमद भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ईद के फौरन बाद जो है वो कल और परसों जो है वो अच्छी रैलीज बनी और कल बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ थी। IMF का जो लोन एक्सेप्टेंस एप्लीकेशन का मामला था और इसके बाद रात को जो है वो फ्यूल प्राइसेस में कमी। तो मैं समझता हूँ बाय एंड लार्ज पाकिस्तान के ऊपर अल्लाह ताला मेहरबान हो रहा है। और अगर हम बाकी सारी चीज़ें देखें इंटरनेशनली, तो इंटरनेशनली हमारी जो भी कमोडिटी प्राइसेस हैं बशमूल ऑयल के, वो आपने पिछले 2 हफ्ते में देखा कि बहुत ज़्यादा गिरी है, एक मैनेजेबल लेवल पर आई हैं। और आज जो फ्यूल का प्राइस है $90 के लगभग है। साथ साथ जो एक सबसे बड़ी कमोडिटी है जिसका सच्ची बात है मुझे परेशानी थी, क्योंकि पाकिस्तान के 70% एक्सपोर्ट जो है वो उस पर बेस करता है, दैट इज टेक्सटाइल्स। और कॉटन की जो प्राइसेस थी वो सारी दुनिया में जो है वो $1.50 पे टच कर गई थी एक वक्त में 2-3 महीने पहले, और ये नीचे आते आते हम इस लेवल पे आ गए हैं कि आज अभी मैं देख रहा था कि हम तकरीबन 83-84 सेंट्स पे आ गए हैं। इसका मतलब है कि तकरीबन 45% या अगर इसको 150 से कंपेयर करें तो शायद 100% के करीब जो है वो हमने इसमें डिक्रीज देखा है। और ये डिक्रीज जो है वो बड़ी खुशायन बात है, इसलिए कि कॉटन की प्राइसेस बड़ी अनरिस्ट्रिक्ट होती जा रही थी। पाकिस्तान का इन्हिसार टेक्सटाइल एक्सपोर्ट पे था। पाकिस्तान इस वक्त अपनी कॉटन की ज़रूरियात का तकरीबन 35% के करीब इम्पोर्ट करता है, और ये सिर्फ कॉटन है और साथ में टेक्सटाइल्स के दूसरे फाइबर है, हम सबको मिला लें तो शायद हम 50% के करीब इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही थी। आज जो पोजीशन है उसमें पाकिस्तानी कॉटन जो है वो मैं समझता हूँ पूरी दुनिया में इंटरनेशनल प्राइसेस को कंपेयर कर लें तो हम सबसे ज़्यादा सस्ते हो गए हैं। इसका इफेक्ट मार्केट पे बहुत अच्छा आएगा, और ये इफेक्ट आएगा कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान की तरफ एक डिमांड आएगी। जब ये डिमांड आएगी तो हमने जो इतनी बड़ी इंडस्ट्री अभी लगाई है जिसमें $3 बिलियन की सिर्फ मशीनरी हमने आखिरी 2-3 साल में मंगवाई है, तो मैं समझता हूँ ये सारी काम में आ जाएंगी। निशानी थी कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री लगाने के बाद हम इसका एक पर्पसफुल यूज कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि यस, द आंसर इज नाउ यस, डेफिनेटली कि हम कर पाएंगे और दुनिया भर के ऑर्डर्स पाकिस्तान में आएंगे। डॉलर वैसे ही डीवैल्यू हो गया है इंशाल्लाह। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो इसका मतलब है अहमद भाई ये कहना गलत नहीं होगा कि छोटे सरमायाकारों का जो कॉन्फिडेंस जो है वो बहाल हो रहा है? मैं समझता हूँ इंशाल्लाह बहाल हो जाएगा, होने का प्रोसेस शुरू हो गया है। और ये आगे जो है वो टेक्सटाइल्स एक्सपोर्टर के लिए भी, टेक्सटाइल का कारोबार करने के लिए भी, और तमाम दूसरी कमोडिटीज जो सारी रेंज से बाहर हो रही थी अब वो सारी मैनेजेबल हो रही है। आपके लिए खुशखबरी ये है कि गोल्ड जो है वो पिछले 2-3 दिनों, लेकिन अहमद भाई साथ साथ जो है वो अगर हम ये देखें कि IMF प्रोग्राम का जो बहाली है वो मार्केट पर असर अगर करती है, डेफिनेटली अगर की बात ही नहीं करती, लेकिन आपकी नजर में वो क्या असर कर रही है? ऑब्वियसली कल हमें खबर भी आई कि हमारे ऊपर प्रेशर तो आएगा, जाहिर है उतारना तो हमें ही है, लेकिन व्हाट डू यू थिंक भाई मार्केट पे इसका रिफ्लेक्शन कैसे होगा? देखिए 2-3 मेन चीज़ें हैं। पाकिस्तान का जो डेट रिपेमेंट प्रोग्राम है वो जाहिर है उस पर प्रेशर ज़रूर पड़ता है, लेकिन पाकिस्तान की जो फौरी इंजेक्शन जरूरत थी फंड्स की वो न सिर्फ IMF से पूरी होती है, बल्कि IMF के बाद 6-7 अरब डॉलर जो है वो दूसरे जो कमिटमेंट्स हैं वो भी आना शुरू हो जाएंगे। तो जाहिर है अगर एक कारोबार में फ्रेश लिक्विडिटी इंजेक्ट होती है तो हम नए प्रोग्राम्स कर सकते हैं, हम नए डेवलपमेंट इशूज़ कर सकते हैं और हमारी इंडस्ट्री को फ़रोग दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बाय एंड लार्ज मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए एक बेहतर सर्कमस्टांसेस हैं।
चूँकि लोन जो है वो आइडियल सिचुएशन नहीं होती, लेकिन शायद जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं उनके लोन्स हमसे कहीं ज़्यादा भी हैं, लेकिन उनकी इंडस्ट्री चलती रहती है, इंडस्ट्री का पहिया चलता रहता है, इन एंड आउट्स होते रहते हैं। तो ये प्रोसेस जो है वो एक कोई प्रोसेस है और इसमें कोई वैसी परेशानी की बात नहीं है। अगर हमने लोन ज्यादा लिए हैं परेशानी की बात नहीं है। आप हमेशा इतने पॉजिटिव तरीके से माशाल्लाह देते हैं जवाब कि परेशानी की बात नहीं है। लेकिन अहमद भाई ये जरा बताइएगा प्लीज कि क्रिप्टो की तरफ बहुत ज्यादा लोगों ने पैसे लगाया और वहां पर बहुत ज्यादा लोगों का नुकसान भी हुआ, पैसा डूबा भी है, तो हमारी तरफ से ऐसे कोई प्रोग्राम्स या क्यों नहीं इस तरीके से कोई प्लान्स बनते हैं स्टॉक मार्केट में कि इस तरीके से लोग अगर कहीं और पैसा ना करें, अपने में पैसा डालें और फायदा भी उठाएं, क्योंकि ऑब्वियसली गाइडलाइंस मौजूद हैं। जी अहमद भाई। देखिए 2-3 चीजें बड़ी अहम है। क्रिप्टो करेंसी जो है वो अब तक पाकिस्तान में लीगली उसका एग्जिस्ट नहीं है, ये सारा काम इलीगली हो रहा है और मैं समझता हूँ कि क्रिप्टो का जो टर्नओवर है अंदाजा मेरा ये है वो शायद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के टर्नओवर से ज्यादा है। तो 2 चीजें करने की जरूरत है। एक तो अगर इतनी बड़ी तादाद में लोग क्रिप्टो को ट्रेड कर रहे हैं तो इस पे कमेटी जरूर बनानी चाहिए जो इस पे गौर करे कि इसको आया एक लीगल स्टेटस दे सकते हैं या नहीं, नंबर 1। नंबर 2, बाय एंड लार्ज हमारी प्रायोरिटी ये रहनी चाहिए कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हेल्दी इन्वेस्टमेंट जो हैं वो होते रहे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिफ्ट्स आने चाहिए, नई इंडस्ट्री आनी चाहिए और लोगों का एक आवाज कट गई है। अहमद भाई आपकी आवाज कट गई। जी मैंने कहा लोगों का रुझान इस तरफ आना चाहिए। और फिर दूसरा तीसरा ये कि स्टॉक एक्सचेंज तो ये बाउंड नहीं कर सकता, लेकिन गवर्नमेंट को ये रेगुलेशंस आनी चाहिए कि जो स्टॉक एक्सचेंज में कंपनीज लिस्टेड हैं उनका एक मिनिमम डिविडेंड पे आउट का जो है एक फार्मूला तय होना चाहिए। ये ना हो कि आप री इन्वेस्टमेंट के बहाने पब्लिक को फैसिलिटेट ना कर रहे हो। अगर पब्लिक फैसिलिटेट नहीं हो रही तो एग्जैक्टली तो जिससे आप जितने ओपन माइंडेडली बात करें अहमद भाई, मुझे लगता है जो आपने कहा ना कि यहाँ पर होने चाहिए और यहाँ पर लीगल करना चाहिए, मेरा ख्याल है सबसे पहले आप जरा बताइएगा अगर मैं सही कह रही हूँ कि ओपन माइंडेडनेस बहुत जरूरी है नई अपॉर्चुनिटीज के लिए, ग्रोथ के लिए, फाइनेंशियली ग्रो करने के लिए। हम 5 साल में भी अगर कर्जजात से नहीं निकल सकेंगे तो फिर किस तरीके से हमारा फ्यूचर होगा? क्या हमें क्या ओपन माइंडेड होने की जरूरत नहीं है अहमद भाई? देखिए एक तो ओपन माइंडेड बिल्कुल आपने सही कहा और साथ में एक बड़ी प्रोग्रेसिव अप्रोच की जरूरत है। जब तक हमारी अप्रोच जो है वो कंजर्वेटिव रहेगी हम नहीं काम कर सकते। हम प्रोग्रेसिव अप्रोच के साथ काम करें, हम लोगों को काम करने के मौके दें, हमारा वन विंडो बिजनेस होना चाहिए और लोग फैसिलिटेट होना चाहिए। लोग फैसिलिटेट नहीं होंगे तो ये पिछले जो लोग फैसिलिटेट होना चाहिए। थैंक यू सो मच डायरेक्टर स्टॉक एक्सचेंज अहमद चौरासी हमारे साथ मौजूद थे। सो सॉरी अहमद भाई आपकी बात काटनी पड़ी है, रियली अपोलोजाइज, लेकिन टाइम बहुत कम है, मुझे वक्त पे जाना है। लेकिन आप रखिएगा अपना ख्याल एंड स्टे ब्लेस्ड, हैव अ वेरी गुड डे। रहिए हमारे साथ सुसैर पाकिस्तान में छोटे से वक्फे के बाद। लेकिन अहमद चौरासी साहब ने यही कहा कि हमें नई अपॉर्चुनिटीज के लिए भी तो ओपन माइंडेड होना चाहिए, जब भी तो हम कंस्ट्रक्टिव होंगे। इस वक्फे के बाद प्लीज डू स्टे विद अस। एक बार फिर हमारे साथ रहने का बेहद शुक्रिया। सुबह सवेरे पाकिस्तान में आप हमें बराह रास्त देख रहे हैं। शाहजेब और मैं करते रहते हैं आपको इंतजार। शाहजेब साहब इंशाल्लाह बहुत जल्द वापस आ रहे हैं। बहुत सारी शूट्स और बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स आप लोगों के लिए सरप्राइज। अच्छा मैं अक्सर ये सोचती हूँ कि कहाँ जाता है ना ये लड़का, लेकिन जब वापस आता है तो धमाके के साथ ना, मतलब कभी कोई कहीं संदूर तो कभी कहीं दूर तो कभी उधर चश्मे बद दूर। तो अब शुरू करते हैं जनाब अपना दूसरा सेगमेंट हमारा, और वो है क्रिकेट के हवाले से। कल ही हमने कवर किया था पाकिस्तान और श्रीलंका के टेस्ट क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि वो जो सीरीज शुरू होने वाली थी उसका डायरेक्टली इंटरनेशनल क्रिकेट पे बहुत बड़ा जो है वो इम्पैक्ट रिफ्लेक्शन पड़ना था। लेकिन श्रीलंका के हालात को देखते हुए डर ये था कि क्या जो है वो दौरा जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का है वो श्रीलंका का चेंज होगा या सीरीज का जो ग्राउंड है वो चेंज होगा, कहीं और जाकर किया जाएगा। ऑप्शन में बांग्लादेश और यूएई भी आ रहे थे, क्योंकि ज़ाहिर हिंदुस्तान भी है साथ में। लेकिन बहरहाल अब पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहला टेस्ट कल यानी कि 16 जुलाई से गॉल में खेला जाएगा। और पीसीबी का कहना है कि पाकिस्तान के दौरे श्रीलंका में कोई भी चेंजेस नहीं होने वाली हैं। दौरा स्केड्यूल के मुताबिक जारी रहेगा। क्रिकेट पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सुसैर पाकिस्तान में सीनियर तज्जियाकार माजिद भट्टी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग जी। वालेकुम अस्सलाम, आपको भी सुबह खैर माया।
बहुत बहुत शुक्रिया भट्टी साहब। सिचुएशन अब हमारे सामने थोड़ी सी क्लैरिटी के साथ आ गई है। अब तक जरा सा हम कल ये सोच रहे थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन कल से पहला टेस्ट मैच शुरू हो रहा है भट्टी साहब, और होम ग्राउंड पर श्रीलंका पाकिस्तान के लिए आपकी नज़र में कितनी जो है वो चैलेंजिंग रहेगी, या जो है उनकी इस वक्त जो करंट सिचुएशन है उसका कहीं ना कहीं असर उनके गेम पर भी होगा? जी भट्टी साहब। देखिए माया, ये काफी तकरीबन कोई 12-14 दिन से श्रीलंका में ये कशीदगी हमें नजर आ रही है। और मेरा ख्याल में हमारे यहाँ ईद का दूसरा दिन था, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के दरमियान इसी गॉल के ग्राउंड पर दूसरा टेस्ट मैच चल रहा था, और श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया की मजबूत टीम को इनिंग्स और 39 रन से हराया था। टेस्ट सीरीज जिसमें ऑस्ट्रेलिया 1-0 अप था, वो 1-1 से टेस्ट सीरीज बराबर हुई। उन्होंने अपने एक नए स्पिनर को, लेफ्ट आर्म स्पिनर को मौका दिया, प्रभात जयसूर्या। नॉर्मली तो जयसूर्या ने वो मैच खेलना नहीं था, लेकिन उनके रेगुलर स्पिनर जो थे उनको कोविड हो गया, वो खेले और उन्होंने डेब्यू पर 12 आउट किए और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो मैन ऑफ द मैच रहे अपने डेब्यू टेस्ट मैच में। और 1986 के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि दुनिया के किसी लेफ्ट आर्म स्पिनर ने अपने डेब्यू पर 12 विकेटें ली। तो मेरे ख्याल में श्रीलंका हमेशा से 12 विकेटें ली, एग्जैक्टली, हमेशा से अपनी कंडीशन में मुश्किल टीम रही है। लेकिन इस टीम को, जिसमें उनके अक्सर नौजवान खिलाड़ी हैं, चंदीमल, एंजेलो मैथ्यूज के अलावा, लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए अभी भी इश्क के इम्तिहान बहुत सारे हैं इस मैच में। वाह 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 वाह। तो क्या है ख्याल में, आपके ख्याल में भट्टी साहब, क्या शान मसूद की टीम में शमूलियत की कोई सिचुएशन बन रही है, कोई सिनेरियो क्रिएट हो रहा है इन योर ओपिनियन? देखिए, शान मसूद नो डाउट रिसेंटली उन्होंने काउंटी क्रिकेट में तो 2 डबल सेंचुरियां भी बनाई, बड़ी धमाका खेज फॉर्म दिखाई और जबरदस्त वो बैटिंग कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में क्योंकि वो ओपनिंग करते हैं, तो ओपनिंग स्लॉट में तो हमारे पास इमाम उल हक और अब्दुल्ला शफीक हैं, तो शान मसूद मुझे इस पहले टेस्ट मैच में तो नजर नहीं आ रहे। लेकिन एक जो हल्की सी आप इनसाइड स्टोरी कह लें या जो उड़ती उड़ाती खबर मिली है कि शायद पाकिस्तान सलमान अली आगा को मिडिल ऑर्डर में टेस्ट कैप देगा, वो एज ए बैटिंग ऑलराउंडर खेलेंगे। वो ऑफ स्पिन भी करवाते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान की वैसे नॉर्मल जो टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कुछ हफ्ते पहले लाहौर में टेस्ट मैच में खेली थी। लेकिन आप देखें कि पाकिस्तान होम ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट सीरीज हारा कुछ हफ्ते पहले, और श्रीलंका ने होम ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी इनिंग्स के साथ। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए काफी टफ होगा। और पाकिस्तान के बैट्समैन, हमने पास्ट में भी देखा है कि जहां गेंद ब्रेक होता है, हमारे बैट्समैन जो हैं वो स्ट्रगल करते हैं। लेकिन बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, इमाम उल हक, अब्दुल्ला शफीक, फवाद आलम, अजहर अली, अगर सलमान अली आगा खेलते हैं, पाकिस्तान के पास बैटिंग तो बहुत स्ट्रांग है। तो अगर बैटिंग में 300, लेकिन फिर बॉलिंग के लिए क्या वो होना चाहिए भट्टी साहब? कितने स्पिनर्स के साथ फिर मैदान में उतरे? देखिए, हमारे पास बॉलिंग में तो शाहीन शाह अफरीदी और हसन अली, ये तो दुनिया के बेहतरीन फास्ट बॉलर हैं। अगर तीसरा फास्ट बॉलर खिलाते हैं तो उसमें फहीम अशरफ भी हमारे पास मौजूद हैं, हारिस रऊफ भी मौजूद हैं। स्पिनर्स में जो हमारे पास एक थोड़ा सा कंसर्न है, मेरे लिए कंसर्न है, शायद टीम मैनेजमेंट के लिए ना हो, कि यासिर शाह तकरीबन 11 महीने बाद पाकिस्तान टीम में आए। 11 महीने पहले जब उन्होंने आखिरी टेस्ट मैच खेला था, हालांकि यासिर शाह लॉन्ग टाइम अगो, यस, और उन 11 महीने में जो 7 टेस्ट मैच हमने जिस स्पिनर साजिद खान को खिलाए थे, अब वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा ही नहीं है। अब देखें ना, कितनी अफसोसनाक बात है कि 11 महीने हमने उनको बाहर रखा, 11 महीने बाद वापस लिया, और 11 महीने पहले जो 7 टेस्ट मैच खेल रहे थे साजिद खान, अब वो मंजर से गायब है। तो मेरा ख्याल जो साजिद यासिर शाह की एक दुनिया में उनका नाम और मर्तबा है, उसके मुताबिक वो बॉलिंग करते हैं। तो नो डाउट यासिर शाह टॉप के दुनिया के राइट आर्म लेग स्पिनर हैं, उनके साथ नोमान अली हैं, सलमान अली आ गए। तो पाकिस्तान की टीम तो बैलेंस है, लेकिन मेरे ख्याल में जो असल मसला होगा वो वर्सेस पाकिस्तान। नया एक और जहन में मेरे सवाल आया,
हम इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स को हम नहीं खिलाते। फिर हम बात करते हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की, हम बात करते हैं उनके हौसलों की, हम बात करते हैं कि वो मुल्क के लिए खेल रहे हैं, एंड सारी चीजें घुमाकर ये इमोशनल है ना, सारी चीजें हमारे इमोशन से जुड़ी है ना। तो क्या एक प्लेयर को जो बहुत अच्छा खेलता है उसको ना खिलाना, वो इतने दिनों तक उसको गायब रखना, उसके गेम से इसका उसका पैशन है, उसके ऊपर और उसके साथ खेलने वालों के ऊपर वो क्या असर छोड़ता होगा आपकी नजर में? जी भट्टी साहब। देखें माया, हम ये कहते हैं, बल्कि हम जब जर्नलिज्म में आए तो हमें उस्ताद कहते थे कि आप जिस फील्ड में आए यहाँ पर ह्यूमन अचीवमेंट्स जो है वो बयान की जाती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा है नहीं। आपने बहुत अच्छा तज्जिया किया। ये हमारे यहाँ एक बड़ी एक अफसोसनाक चीज है कि हम राइट मैन फॉर द राइट जॉब वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो हमारे स्पोर्ट्स में कहीं नजर नहीं आता। मैं शान मसूद की बात करूंगा कि शान मसूद इस वक्त जितनी प्राइम बैटिंग फॉर्म में है, ठीक है वो ओपनर है, हम उनको मिडिल ऑर्डर में कहीं खिला सकते हैं। हमारे जो टॉप के पास में ओपनर रहे हैं आमिर सोहेल और सईद अनवर, वो उन्होंने कैरियर एज ए मिडिल ऑर्डर बैट्समैन शुरू किया था, लेकिन टीम की जरूरत थी जी, वो लेजेंड्स बने, वो ओपनिंग पे उन्होंने खत्म किया। तो शान मसूद, लेकिन मैं माया, ये मेरी अपनी मेरा अपना एक सोच का अंदाज है। देखिए शान मसूद जो है ना वो कैप्टन मटेरियल है। बैट्समैन तो वो अच्छे हैं, ओपनर भी बड़े जबरदस्त हैं, लेकिन वो कैप्टन मटेरियल है। हो सकता है कि किसी के दिमाग में कोई और चीज चल रही हो जो मैं और आप नहीं समझ रहे। भट्टी साहब, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात कर रहे हैं, हमारे प्लेयर्स तो इतना बड़ा दिल रखते हैं कि अपने जो कंपेटिटर्स हैं उनके लिए भी हौसला अफजाई की बात कर रहे हो, तो हमें वाकई में एक नजर हम देखते हैं कि हमें अंदर से, अपने घर के अंदर से जो है वो अप्रिसिएशन नहीं मिलता, या जो सपोर्ट चाहिए वो नहीं मिलती। और यहाँ पर हमारा प्लेयर बाबर आजम विराट कोहली को जो है दिस टू शैल पास, ये एक ऐसा जुमला है जो बहुत लोगों को खुद भी हिम्मत देता है। लेकिन अगर ऐसे वक्त में आपका कंपेटिटर हो, आपका बहुत ही ज्यादा जो है वो ऑब्वियस हरीफ हो, उस वक्त आप उसे उसको अगर ये बोले तो कितनी बड़ी और कितनी अच्छी बात है आपके ख्याल में? जी देखें माया, ये है तो बहुत अनफॉर्चुनेट चीज, लेकिन जाहिर है जब आपकी कश्ती डूब रही हो तो आप सोचेंगे कि पहले मैं खुद किनारे पे लग जाऊं फिर दूसरों के बारे में सोचूं। तो नो डाउट बाबर आजम इस वक्त दुनिया के टॉप के बैट्समैन हैं और हमारे पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए काबिल फख्र हैं। शाहिद आफरीदी के बाद फिर हमें जो सुपरस्टार मिले वो बाबर आजम है। लेकिन थोड़ा सा बाबर आजम सिलेक्शन के मामलात पर कहीं कहीं हमें लगता है कि, मैं ये नहीं कहता कि वो जानबूझ के कर रहे हैं, ये शायद हम जो सोच रहे हैं वो उससे बेहतर सोच रहे हो, हमारे सोच का जाविया डिफरेंट हो। लेकिन मेरे ख्याल में जब आप इस बड़ी पोस्ट पर आते हैं तो फिर थोड़ा बड़े दिल का मुजाहरा करना पड़ता है। फिर आपको दूसरे को सोचने के लिए 1% भी मौका नहीं देना चाहिए। तो मेरे ख्याल में बाबर आजम थोड़ा सिलेक्शन के मामले में उन्हें बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए, खासतौर पर शान मसूद के बारे में, क्योंकि शान मसूद को पाकिस्तान का फ्यूचर कप्तान कहा जाता है। तो ऐसा तो नहीं कि बाबर आजम समझ रहे हो कि शान मसूद कहीं मेरी जगह ले लें, क्योंकि विराट कोहली भी आप देखें ना, एक जमाने में इंडियन क्रिकेट में रूल कर रहे थे। अब कल रात मैंने ट्वीट पढ़ा बाबर आजम का। थैंक यू सो मच भट्टी साहब, आपके जुमले से ये नहीं हो सकता है कि कहीं उनको विराट कोहली के साथ जो आज हो रहा है तो उनको ये ना लग रहा हो कि किसी के साथ भी हो सकता है, और जो कि सच है, हर उरूज को जवाल है, लेकिन हर चीज के लिए प्रिपेयर होना चाहिए, और यहाँ पर प्रिपेयर रहे हैं। छोटे से वक्फे के लिए हम अभी वापस आते हैं। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब फॉर जॉइनिंग अस। तो जी, कुदरती हुस्न से मालामाल पाकिस्तान, और यहाँ पर इतने सयाहती मकामात हैं जहाँ पर हम लोग तो विज़िट करते रहते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि गैर मुल्की सयाह भी पाकिस्तान आते हैं, और ये तमाम इलाके ख़ासतौर पर हमारे नॉर्थ के, इवन वैसे हमारे जितने भी सूबे हैं माया, बड़े खूबसूरत हैं। आई हैव एक्चुअली सीन यू, और साथ साथ में एनवी भी होती हूँ कभी कभी। शाजिब माशाल्लाह बैग उठाया और सारे बॉयज़ जो है ना वो निकल जाते हैं, कभी अप नॉर्थ जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं। बट येस, देन अगेन हर चीज़ से हम लोगों को और आप लोगों को अपडेट भी रखते हैं, कहाँ घूम कर आए, कौन कौन सी तफरीह गाहें देखी।
लेकिन पाकिस्तान का टूरिज्म एक ऐसा हिस्सा है पाकिस्तान का जो पाकिस्तान की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। लोग जब हम बाहर जाते हैं, आई ट्रैवल अ लॉट अल्हम्दुलिल्लाह, और लोग पूछते हैं कि व्हिच सिटी यू आर फ्रॉम इन पाकिस्तान, व्हेन आई से ओके देयर इज कराची, देयर इज लाहौर, पीपल लव लाहौर, लोगों को लाहौर से बड़ा इश्क है, और मुझे ये लोगों बड़ा को अच्छा लगा कराची कि से बड़ा हमारे जो इश्क है। कोई भी आप इलाके में जाते हैं वहाँ पर जो हॉस्पिटैलिटी है उससे जितने भी फॉरेनर्स आते हैं या गैर मुल्की सयाह आते हैं बड़े खुश होते हैं लोगों से मुलाकात करके। अभी भी जो हम गए थे वहाँ पर बाइकर्स का एक पूरा ग्रुप आया हुआ था जिसमें बहुत सारे ममालिक से लोग इसमें शामिल थे और विजिट करते नॉर्थ एरियाज। तो आज हम किससे मुलाकात करवा रहे हैं माया? न्यूजीलैंड के बारे में आपने कभी सुना है? बिल्कुल सुना होगा। वही जो न्यूजीलैंड जो ऑस्ट्रेलिया की साइड पे है और जिनका लोगों का एक्सेंट भी थोड़ा ब्रिटिश होता है, और वहाँ के लोगों के बारे में मैंने शाहजेब को कुछ ही दिनों पहले मैं एक सीरीज देख रही थी वेंटवर्थ, और वो न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया की कहती रही है वो, देखो कितना मैं कह रही थी। मैंने कहा शाहजेब इतने वार्म लोग होते हैं, उनके अंदर बड़ी मोहब्बत होती है, उनकी बात करने में बड़ी अपनायत होती है, और आज ये साबित हो जाएगा। क्या ख्याल है शाहजेब? न्यूजीलैंड की एक ट्रैवलर फैमिली हमारे साथ मौजूद है, मुझे देख के उनको बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि वो पूरी फैमिली इतनी लाइवली है और इतना वो एंजॉय कर रहे हैं पाकिस्तान में। तो वो क्या कर रहे हैं हम आपकी आज मुलाकात करवा रहे हैं। हमारे साथ हैं गैविन, सारा, हैरी एंड ऑस्कर। उम्मीद है मैंने नाम सारे ठीक लिए। Hope you guys are doing well. Wave all you want to the cameras, like say hey everyone. It's so great to have you guys on our show. How are you all? We're great. We are really great. well, thank you. Yes. We're very Wow. excited to be here. Yeah. We are more excited, I think. Actually very excited. Pakistan is a very nice country. Yeah, Thank Pakistan you. is a very nice. Pakistan. Aww, we love you having. We actually love having you here. ख़वातीन हज़रात, हम साथ साथ इन लोगों से सवाल करते जाएंगे और कोशिश करेंगे शाहजेब और मैं कि आपको आइडिया भी रहे साथ साथ कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन आप बच्चों के चेहरों से एक्साइटमेंट का अंदाजा लगा सकते हैं। और माशाल्लाह ये जोड़ी भी इतनी प्यारी है। आई एम टॉकिंग अबाउट द कपल इन द फैमिली। यू गाइज आर सो लाइवली, यू गाइज आर सो ब्यूटीफुल, एंड माशाल्लाह आई वुड से इट्स ऑल अबाउट योर ऑरा एंड योर Most एनर्जी importantly, एक्चुअली। your attire is looking so great. Yeah, who did that? By the way, who did that for you? Oh, we have great friends here who have set us up. Yeah, we do. We're planning to go travelling in the Middle East in a caravan. So could you please hold the mic for us? Yeah. Please hand over Yeah. a mic. Yep. We're planning to go travelling through the Middle East for at least 2 years. Maybe, Oscar. Oh. Yeah, So you've been traveling for 2 years. Yeah, well, अभी प्लान कर रहे हैं 2 साल They're के लिए। planning to हाँ, 2 travel. साल तक प्लान करेंगे। और इन्होंने अभी बताया कि ये कराची में, पाकिस्तान में 2 हफ्ते से हैं, लाहौर भी गए, कराची भी गए, और इनकी जो फ्रेंड्स हैं वो भी हमारे साथ हैं और साथ साथ बता रहे हैं कि उनको कहाँ कहाँ लेके जा रही है। वो पान भी खिला रही है, नहारी भी खिला रही है, पाए भी खिला रही है, कुछ नहीं छोड़ना उन्होंने इनको खिलाने के लिए। लेकिन इन लोगों के कपड़े इतने प्यारे लग रहे हैं। ओके, सो योर फ्रेंड्स एक्चुअली गॉट योर अटायर डन? Yes. Yes. Yeah. Okay. Yeah. So, how did you find our dress? Like, this is shalwar kameez actually. This is super traditional. We feel so beautiful. It feels amazing to wear. And Yeah. we see everyone around the streets and everyone looks so elegant and Yeah. so comfortable and just, really striking. So, Yeah, it's it definitely a feels lot very cooler. special. Yeah. As lovely as you are, I don't know how your travel has been to Pakistan. We would love to know, how did you find Pakistan and Pakistanis? Well, fantastic. fantastic. Yeah. We are staying with an amazing family here in Karachi, and so far our travels in Pakistan, from the moment we crossed the border and literally stepped outside from immigration, our first impression, Yeah. we had yet to get from customs into Lahore and find an ATM, get some cash, everything like that. People gave the kids a bottle of water as soon as we came across, and Yeah. everyone's saying welcome to Pakistan, like as Yeah. soon as we stepped literally out of immigration and customs. It Okay, was one amazing. very important question, Shazib, if I may. What made you come to Pakistan? That's exactly what I was asking. Seriously? What made you come What to actually made you Pakistan? feel like visiting to Yeah. Pakistan? Just pure fascination. Yeah. Beautiful photos that we'd seen. Yeah. Just curiosity. And just that urge of trying to go to every country in the world, starting with India. Wow. And all Pakistan. So what was the perception before visiting Pakistan and what is now? Our perception, we like to make up our own minds anyway. Yeah. Have our own minds to it. Yeah, and everyone has sort of a mixed views, but what we Yeah. love, the
countries that, and the people that we love to meet and the places we love to go is definitely, we call it off the beaten track. Like places where people don't often go, and we feel like we love to explore those places, to meet those people, and to really share those places. Like, it's great to be able to share. We always hope to inspire other families, like, don't be afraid or think it's too hard to do or anything like that. And traveling as a family, people are so welcoming. It's so welcoming. We get to see things through the kids' eyes. Like, they see things differently, and traveling with children, they have no prejudice, they have no like ideas, they have no sort of no prejudgment of how things will be. To it. Exactly. So, coming to Pakistan, how long you've been traveling so far as we speak of now? We've been traveling for a few years now. We actually left home in New Zealand in 2019. 2019, so it's been like 3 years now? Yes, it's okay, been and you have family and friends there in New Zealand? Yes, all our family and friends. Did you tell them you were going to Pakistan? We keep some things a little bit of a secret to ourselves. And we wanted to make sure we were actually going to get here and be here. And then it also meant that those first few days that we were here, or the first week we were here, was kind of special, and it was like just for us. Only we knew we were here. So you're saying they won't know now, like you are going to be on air, and they will. Kids really want to talk to you. Yeah, but they will be seeing. Your family would be saying. They will. Hi everyone. They will. Yeah, guess where we are. And now yesterday we called Gavin's family from Karachi and introduced them to the family that we're staying with, and they are just absolutely they thought that was so special and going to treasure that. And have you learned any Urdu words? Oh, we try to learn. We try to learn bits and pieces as we go along. Yes. Harry said something. What did you say? Mashallah. 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 You know what mashallah means? So Harry, what have you tried so far in food? Food. Tell us about the food. Halim. Okay, number one. Number two. Hold it closer to you. Nihari. Hold your microphone up. Nihari. Halim, Nihari. What about spicy? What was that breakfast? Do you like spicy food? Paratha. Yeah, I love spicy food. You love spicy? Oh my god. And dal. The puff bread. Yeah, the puff bread is really nice, the puri. Oh, puri. And as soon as we stepped over the line to Pakistan and we said Salam Alaikum, we knew Pakistan was so friendly. So and you ate that pan. Yeah. Did you try the pan? Yeah, I tried the pan itself, but then again there are many countries that you can travel, go and come back to, but Pakistan is one of the countries in the world that people know or don't know. I would rather put it like people come from all across the globe, try to reach Pakistan, especially Lahore, especially Karachi and Islamabad. These are the safest cities that people come and visit. What picture and perception and notion you have of Pakistan now? We'll try and, like from our own eyes, we'll try and paint a picture for the people that follow us about Pakistan. Of how it actually is? Yeah, of how it actually is. The first impressions are extremely welcoming for a start. Everyone is very welcoming, friendly, and I feel like similar values, like family is a priority and values, and so because of that, hospitality, like the hospitality New Zealand's of Pakistan, very much the same. That's exactly what I have learned about New Zealand. It's very little, but I have learned that they're super cultural, they're super warm. They make sure they stay with their families. There's a lot of joint family system culture there in New Zealand. That's true, right? That is true. And we see that similarly here. And so I hope that Kiwis or New Zealanders are as friendly as Pakistanis have been to us. I really hope. I'm sure they will be, but I really hope that. I hope one day New Zealanders return the favour. Cutie. Like, as soon as we arrived in Pakistan, we went up to the shop. We didn't, because the first ATM didn't work. And this guy walked up to us and he bought us a bottle of
water and it was so nice. That's sweet. It's been really nice. Thank you, kiddos. It was lovely having you two on the show. You Well guys so done. much तो fun. हमारे साथ Awesome. मौजूद थे गैविन, सारा, हैरी और ऑस्कर, जो कि न्यूजीलैंड से ट्रैवल कर रहे हैं पाकिस्तान में। उन्होंने बहुत सारे शहर ऑलरेडी विजिट कर लिए हैं और उनका प्लान है आगे भी ईद सेलिब्रेट करना है। और इनके दोस्तों को जो इनके साथ यहाँ मौजूद हैं, उनके साथी हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी शाहजेब और अपनी तरफ से कि पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज बनाने में वो बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं। उनको अभी पता भी नहीं है कि वो कितना अच्छा कर रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच, और थैंक यू वेरी मच गाइज, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो। सो दिस वाज द फैमिली फ्रॉम न्यूजीलैंड। Cute. Bravo. Thank you Bravo. very much. Nice. एक बार फिर हमारे साथ आने का बहुत शुक्रिया। मुझे पता है वक्फे में आप सोच रहे होंगे कि भाई सबसे पहले पाकिस्तान देख रहे थे और हम कहाँ गए। बिल्कुल वापस आ गए आपकी खिदमत, क्योंकि एक ऐसा सेगमेंट जो कि मेरे वन ऑफ माय वेरी वेरी पर्सनल फेवरेट्स में से है, और वो हमेशा कुछ ऐसे पहलुओं से जो है वो उसका जिक्र भी करते हैं, डिस्कस भी करते हैं, या यूं कहिए कि उन पे से पर्दा भी उठाते हैं कि जिसके बारे में लोग बात करना नहीं चाहते। मैं बात करूँ तस्कीन फाउंडेशन के हवाले से, और ऐसे ऐसे टॉपिक्स निकालते हैं, उनकी वीडियोस उनका काम मैं देखती हूँ, और मैं उनकी बहुत हौसला अफजाई भी करना चाहूँगी कि बहुत अच्छा और बहुत नेक काम कर रहे हैं। इख्तिलाफ राय रखना अच्छी बात है, एक अलग सोच रखना अच्छी बात है। पता चलता है कि इंसान के जो ब्रेन सेल्स हैं वो ऑपरेटिव हैं, वो नम नहीं है, वो सुन नहीं है। जैसे कि कोई चीज़ एक ऑब्जेक्ट है, वो पड़ा होता है तो वो कोने में पड़ा होता है। एक अगर इंसान है, उसके रगों में खून दौड़ रहा है, उसके दिमाग में सोच चल रही है, तो उस सोच को वो अमली शक्ल अपने अल्फाज की शक्ल में देता है और वो बात करता है। लेकिन बहुत मौक़ों पर और बहुत हालात और वाक़यात ऐसे होते हैं कि जब वो अपनी सोच को अल्फाज की शक्ल देकर अपने मुंह से निकालता है तो वहाँ पर उसको बंद कर दिया जाता है, उसको चुप कर दिया जाता है, उसको दबा दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है? और सबसे पहले इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? अगर मैं ये कहूँ कि हमारे घरों से होती है, हमारे वालिदैन की तरफ से होती है, हमारी माँओं की तरफ से होती है कि चुप हो जाओ, बात नहीं करो इस बारे में। वहाँ पर उस सोच को ऐसे दबा दिया जाता है जैसे कि अगर बात कर ली तो न जाने क्या हो जाएगा। खैर, अंदाज मुश्किल ज़रूर होते हैं, अंदाज लोगों के डिफरेंट होते हैं, लेकिन वो मुश्किलात पैदा कर देते हैं, उनका शेयर करना उनके लिए मुश्किलात पैदा कर देता है। और तस्कीन हेल्थ जो है वो इनिशिएटिव ऐसे ही जो है वो कदम उठाता है जहाँ पर लोगों को वो मौज़ूआत जिससे वो आंखें बंद करके बैठ जाते हैं, उनको वो आंखें खोलने पर मजबूर कर देता है। ये हालात, ये वाक़यात हम देखते भी आए हैं, सुनते भी आए हैं और गुजरते भी आए हैं। माँ बेटी के जनरेशन गैप समझ में आता है, एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है इसकी, लेकिन मसला क्यों है समझ में आता है, लेकिन मसले का हल क्या है? हमारे साथ इसी बात करने के लिए मौजूद हैं माहिर नफ्सियात डॉक्टर तैयबा इमरान हमारे साथ इस वक्त बराह रास्त हमारे प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला और आप प्रोग्राम का हिस्सा बनी। बहुत अच्छा काम कर रहा है तस्कीन हेल्थ इनिशिएटिव्स के जो स्टेप्स हैं टुवर्ड्स मेकिंग अ बेटर सोसाइटी। जरा इस पे बात कर लेते हैं कि ये घरानों में ये बहस अक्सर नजर आती है, ये सोच की, ये नस्ल का एक गैप नजर आता है, ये फर्क नजर आता है, लेकिन इसका हल क्या है डॉक्टर साहिबा? जी जी बिल्कुल। देखिए माया, ये सब चीज़ें हमें हर ख़ानदान में हर जगह नज़र आ रही होती हैं कि वालिदैन के दरमियान इख्तलाफात, बच्चों के दरमियान इख्तलाफात, ठीक है। और इसकी बड़ी वजह यही है कि बच्चे जो चीज़ें देख के बड़े हुए होते हैं वो चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा इन सब उनके आने वाली ज़िंदगी में और उनके आने वाले ख़यालात के ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो रही होती हैं। ऐसे उसमें ज़रूरी ये होता है कि एक तो कि बच्चे जिन चीज़ों के साथ बड़े हो रहे हैं उनको देखा जाए, ठीक है, कि उनको क्या सिखाया जा रहा है, उनको क्या चीज़ें बताई जा रही हैं। और इसका सबसे बेहतरीन हल ये होता है कि कम्युनिकेशन कैसी है आपकी, कि सब लोगों के दरमियान, घर वालों के दरमियान आपस की कम्युनिकेशन। इख्तलाफात हो सकते हैं, इख्तलाफ राय ज़रूर होती है, ख़यालात मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन उनका इजहार किस तरह से किया जा रहा है और वो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो डॉक्टर साहब, मैं एक बात को समझना
चाहती भी हूँ माशरती तौर पे भी, माना कि हमारी जो माएँ हैं वो बच्चियों को, अपनी बेटियों पे ज़्यादा उनका जोर होता है कि मेरी बेटी जो है ना उसके अंदर खाने पकाने का भी हुनर हो, सिलाई कढ़ाई का भी हो, तो बुनाई का भी हो, तो अच्छी माँ भी हो, तो अच्छी बेटी भी हो, अच्छी बीवी भी हो, अच्छी बहन भी हो, सब अच्छी हो। उसको एक प्री कंसीव नोशन के तहत उसको एक बॉक्स में बंद कर दिया जाता है कि मेरी बेटी होगी तो उसमें ये होना चाहिए, और फिर वो होने चाहिए कि सोच का जो बोझ होता है उस बेचारी उसकी पूरी पर्सनैलिटी पर, उसकी शख्सियत पर आकर गिरता है। क्या ये सोच डालना, उसको अलग अलग शख्सियात का मजमुआ और उसका गुलदस्ता बनाना, उसकी अपनी असल शख्सियत को जो है वो खत्म नहीं कर देता, या माँ और बेटी के बीच में दूरी का बायस नहीं बनता? जी डॉक्टर साहबा। बिल्कुल, देखिए हमारे यहाँ होता ये है कि एक फ़र्द के हैसियत से तो देखने के बजाय उनको अलग अलग रोल्स में डाल दिया जाता है कि यानी एक माँ का रोल है, एक बेटी का रोल है, ठीक है। इसी तरीके से बेटियों के साथ, बच्चों के साथ, बाकी सबके साथ भी इसी तरीके से हो रहा होता है। तो हमारे यहाँ उसको उस रोल के हिसाब से देखा जा रहा होता है कि क्या ये एक अच्छी माँ का जो एक फ्रेम बना दिया गया है कि भाई इसमें ये टिक्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से पहले से अपनी बात जरा रिपीट कर दीजिएगा जी। ओके, मैं ये बता रही थी कि हमारे यहाँ जो रोल्स बना देते हैं, जैसे कि एक माँ का रोल है, एक बेटी का रोल है, उन रोल्स के अंदर जो उनको सही सही टिक्स होते हैं ना कि अच्छा ये एक माँ ऐसी होगी, ऐसी अच्छी माँ है, उसको ये करना चाहिए, बच्चों का ख्याल रखना चाहिए, ये करना चाहिए, अपने लिए तो टाइम होना ही नहीं चाहिए माँ के पास। तो वो सब चीज़ें क्या है वो उसके हिसाब से देख रहे होते हैं, ठीक है, कि ये रोल होना चाहिए माँ का तो वो एक अच्छी माँ है, या एक बेटी को इस तरीके से होना चाहिए कि वालिदैन का ख्याल रखे या घर के काम करे तो वो एक अच्छी बेटी है। उनको एक फ़र्द के तौर पे नहीं देखा जाता कि एक फ़र्द के हैसियत से उनके ख़यालात क्या हैं, उनकी ख्वाहिशात क्या हैं, वो क्या करना चाहते हैं, आगे ज़िंदगी कैसे गुजारना चाहते हैं, उनके ख्यालात क्या हैं, उनकी अपनी सोच क्या है अपनी लाइफ को लेकर। देखिए इसमें कोई शक नहीं डॉक्टर साहबा, अल्लाह का शुक्र है हम लोग बहुत अच्छी माओं की जो बच्चियाँ काम कर रही हैं, आप काम कर रही हैं, हम काम कर रहे हैं, हम इसलिए काम कर रहे हैं कि हमारी माओं ने हमारी बड़ी मजबूत तरबियत की। लेकिन कहीं ना कहीं मग मैं उठाऊं तो ठीक, बचपन में कभी कोई भाई उठा ले तो वो भाई ने क्यों उठाया, ये एक सोच है हमारे में। देखिए इसमें कोई बुराई नहीं है इस पर बात करने में, लेकिन अब इसकी एक जो हमें अलग रख दिया ना, हमें सेग्रीगेट कर दिया गया है, उस सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रही हूँ कि ये जो बिला वजह की जो रोक टोक होती है, कहीं वो लाइन क्रॉस कर जाती है, कहीं हमारी बेहतरी से वो कहीं हमारी बदतरी की तरफ बढ़ जाती है। आपको नहीं लगता ऐसा? बिल्कुल, क्योंकि जितने ज़्यादा, एक तो पहली चीज़ जितने ज़्यादा रूल्स बनाए जाते हैं उनके लिए अगर कोई रीजनिंग ना दी जाए कि क्या वजह क्या है इन रूल्स की, या अगर सिर्फ बहन से कहा जा रहा है काम करने के लिए, भाई को नहीं कहा जा रहा घर के काम करें, तो वजह क्या है, ठीक है। तो वो वजह चूंकि कोई लॉजिकल रीजनिंग नहीं दी जाती तो उसकी वजह से बच्चों के जहन में या खासतौर पर लड़कियों के जहन में वो बात बैठती नहीं है कि क्यों हमें क्यों कहा जा रहा है, उनको नहीं कहा जा रहा। और फिर जब ये चीज़ें बढ़ती, और जाहिर है वक्त के साथ साथ जब छोटे होते हैं तब हालात मुख्तलिफ होते हैं, बड़े होते होते मुख्तलिफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा बढ़ जाती हैं, चीज़ें मुख्तलिफ हो जाती हैं, तो वहाँ पर जब ये चीज़ें, ये रूल्स वापस से आने लगते हैं तो ज़्यादा फिर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं वहाँ पर आपके लिए। डॉक्टर साहब थैंक यू, आप टाइम दे रही हैं। मैं एक बहुत अहम सवाल आपकी बात से मेरे जहन में एकदम से आया कि बच्चियों के हवाले से, बेटियों के हवाले से बात करें, ये हमारी सोसाइटी में बच्चियों के साथ ऐसे वाकयात होते हैं, मैं नहीं कह रही सबके साथ होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली काफ़ी बेटियों के साथ और बहनों के साथ और बच्चियों के साथ इस तरह के वाकयात होते हैं कि जब वो अपनी माँओं से जाके शेयर करती हूँ कि दुनिया में वो अपनी माँ को समझती है कि वो मुझे अंडरस्टैंड करेगी, हैविंग सबसे सॉफ्टेस्ट ऑब्वियसली ज़िंदगी में उनका जो दिल होगा वो माँ का होगा, माँ सहेली होती है, माँ होती है, तो वो एक एक्सपेक्टेशन होती है कि माँ मुझे समझेगी। लेकिन अक्सर और अमूमन औकात पर उस बच्ची को कहा था चुप हो जाना, किसी से बोलना नहीं। आप समझ रही हैं मेरा इशारा? तो वो चीज़ बताना नहीं किसी को, कहना नहीं किसी से, बात नहीं करना किसी से, क्या वो उसके जहनी सेहत पर, आगे उसकी ग्रोथ पर असर नहीं डालती होंगी? बिल्कुल, देखिए कोई भी ऐसी बातें जो कि बच्चे अपने, खास तौर पे लड़कियां अपनी माओं को बता रही हैं, उनको कॉन्फिडेंस में ले रही हैं और आगे से उनको ये कह दिया जाए कि ये ना बताओ क्योंकि वो काबिल एतराज़ बात है या सोसाइटी में उसके बारे में बातें बनेंगी, तो वहाँ पर से ही एक जो उनके जहन में गिरा बन जाती है कि अच्छा, एक तो उनके साथ अगर कोई ऐसी चीज़ हुई है या उनके साथ कोई ऐसा वाक़या गुजरा है जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशान कौन था, उनके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेसिंग था,
और वही चीज उनको कहा जाए कि अब इसको यहीं बंद कर दो, तो वो चीज प्रोसेस होने के बजाय बंद हो जाएगी। कंप्लीट करें। ठीक है, ठीक है। जो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहबा फॉर टेकिंग आउट टाइम और आप प्रोग्राम में आई, और आज द स्किन फाउंडेशन की तरफ से बहुत अच्छा मौजू था और मैं आप लोगों के सेगमेंट को बहुत लुक फॉरवर्ड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर द एंटायर टीम कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छे काम और भी बहुत जगहों पे हो रहे हैं। आपको लेके चलते हैं थोड़ा सा KPK खैबर पख्तूनख्वा की तरफ, जहां पर KPK गवर्नमेंट ने दूर दराज के अजला के बच्चों के लिए बड़ा ज़बरदस्त काम किया है जनाब। फ्री ट्रांसपोर्ट की सहूलत जो है वो वहां पर फराहम की है और साथ में इससे सूबे में जो पसमानदा अजला हैं, बच्चों का आना जाना, प्रॉबल बच्चियां, स्पेशली जो बच्चियां हैं, उन लोगों के लिए आना जाना बहुत मुश्किल था। उनके लिए ये कितना अच्छा होगा, उनकी ग्रोथ के लिए कितना अच्छा होगा, इस हवाले से मजीद जानते हैं पेशावर नुमाइंदा 92 न्यूज़ ज़ीशान काका। ज़ीशान बताइए, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है जो हमें मिली है KPK की तरफ से एज यूजुअल। जी बताइए। जी शाहज़ैब और माया, सुबह बखैर। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने एक अहम फैसला किया है और वो फैसला जो है तालीमी नस्वा को फ़रोग़ देने के लिए किया गया है। जितने भी दूर दराज के अजला है वहाँ पर जो बच्चा है उनको स्कूल आने और जाने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसलिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने फैसला किया है कि जितने भी दूर दराज अजला में स्कूल है वहाँ पर मुफ्त ट्रांसपोर्ट की सहूलत जो है वो फराहम की जाए। जो PTC फंड है उसके तहत जो है ये फैसला किया गया है कि जितने भी अजला है जो दूर दराज है वहाँ के बच्चों को स्कूल आने में तकलीफ का सामना होता है, इसलिए उनको ट्रांसपोर्ट की मुफ्त सहूलत फराहम की जाए। महकमा तालीम को हिदायत की गई है कि वो इस पर काम करे और लाएअमल बनाकर जो है वज़ीर आला को पेश करे। वज़ीर आला ने यह भी हिदायत की है कि चंद रोज के अंदर जो है पॉलिसी बनाई जाए और पायलट प्रोजेक्ट के तहत जो है इसका आगाज किया जाए। इससे जो है न सिर्फ दूर दराज अजला की जो बच्चियां हैं उनको ट्रांसपोर्ट के सिलसिले में दरपेश मुश्किलात हल होगी, बल्कि तालीमी नस्वा का जो शरह है उसमें भी इजाफा होगा। वालिदैन का कहना है कि दूर दराज इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, दुश्वार इलाके हैं, वहाँ पर बच्चों को आने जाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, इसलिए वो प्राइमरी तक या प्राइमरी से पहले जो है वो बच्चियां तालीम छोड़ जाती है। अगर हुकूमत ने ये फैसला किया है और इसको अमली तौर पर शुरू कर दिया जाता है तो इससे बच्चियों का जो तालीम है उसको काफ़ी ज़्यादा फ़रोग़ मिलेगा और बच्चियों को जो है स्कूल आने जाने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। वज़ीर आला की हिदायत के मुताबिक महकमा तालीम ने इस मंसूबे पर अमल दरामद भी शुरू कर दिया है और आइंदा चंद रोज़ के अंदर जो है वो पॉलिसी बनाएगी और वो पॉलिसी जो है वज़ीर आला महमूद खान को पेश करने के बाद जो है इस पर अमली तौर पर काम भी शुरू हो जाएगा। वालिदैन हुकूमत के इस इक़दाम पर काफ़ी ज़्यादा खुशी का इजहार कर रहे हैं और यही कह रहे हैं कि महकमा तालीम अब इस पर अमली तौर पर काम भी करे और जल्द अज जल्द इस मंसूबे को शुरू करे ताकि उनकी बच्चों को जो मुश्किलात दरपेश है वो हल हो सके। जी बहुत शुक्रिया ज़ीशान काका खेल, आपने हमें अपडेट किया। वाकई में बहुत खुशाइन बात है और बच्चियों की तालीम में भी उनको आसानी होगी, उनको एक सिक्योरिटी की भी जो है वो फीलिंग आएगी। इससे मज़ीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है वज़ीर आला KPK खैबर पख्तूनख्वा मामले खुसूसी बैरिस्टर सैफ साहब ने और इनसे यही बात करें। हमसे पहले तो बहुत बहुत अच्छा कदम सैफ साहब आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। बेहतरीन कदम उठाया गया है, बेहतरीन, बहुत ही ज़बरदस्त। इस पर बाकायदा जो है वो इम्प्लीमेंटेशन कब से होगी, जरा प्लीज जरूर बताते चलिएगा साथ में। जी बिल्कुल, ये गुज़श्ता दिनों ही फैसला हुआ था। वज़ीर आला महमूद खान साहब की ज़ेर सदारत महकमा जो सानवी तालीम है उनके हवाले से ये बच्चियों को ख़ास तौर पे टारगेट किया गया था, क्योंकि हमारी हुकूमत की ये कोशिश है कि सूबे में ख़ास तौर पर ख़वातीन और बच्चियों की जो तालीमी सूरत हाल है उसको मज़ीद बेहतर बनाया जाए और शरह को बढ़ाया जाए। सही। तो ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव था, उसके लिए फिर ये बात काफ़ी अरसे से सामने आ रही थी। बिल्कुल, लेकिन इस तरीके से आपने ये जो प्लान बनाया है और जिस तरीके से ये खबर आई है सामने, वाकई में बच्चियों की तालीम में उनको आसानी भी होगी। ऐसे इकदाम से जो है वो इलाके जो पसमानदा हैं वहाँ पर तालीम की यानी कि जो रोशनी है वो फैलेगी, उधर जो है वो अवेयरनेस होगी। आपके ख्याल में इस तालीम की शरह में कितना इजाफा होगा, अगर ऐसा कोई एक रफ नंबर भी अगर आप हमसे शेयर कर सकें तो? जी
देखिए जी, ये तो खैर स्टेटिस्टिक्स मैं ओवरऑल सूबे की बात करूंगा। हमारा टारगेट तो ये है कि हम कम से कम जो इस वक्त की शरह है उसको हम डबल करें, और वो इसी तरह ही होगा कि ये जो इक़दामात हैं उनको बरूएकार ला कर ही होगा। इस सिलसिले में मैं एक और बात भी आपको बताऊं कि अब दो और भी तजावीज़ इस सिलसिले में आई थी कि पीटीसी फंड्स को एक तो स्कूलों का नेटवर्क बढ़ाने के लिए, दूसरा स्कूलों में बच्चों को सहूलियात खासतौर पर जो दूर दराज के इलाके हैं उसमें ट्रांसपोर्ट के अलावा ये जो व्हील चेयर्स की सहूलत है वो भी फराम की जाए जो माजूर बच्चे हैं खासतौर पर। और उसके अलावा स्कूलों में आग लगने के वाकयात के हवाले से भी फायर जो एक्सटिंग्विशर का निज़ाम होता है वो भी बेहतर किया जाए। तो ये तमाम चीजें इसीलिए हैं ताकि बच्चों को इनकरेज करके तालीम की शरह को बढ़ाया जाए, और हमारा टारगेट है कि इंशाल्लाह हम डबल जो हमारी फिगर है उसको हम डबल करेंगे। अरे वाह वाह, यानी कि इस वक्त जो सिचुएशन है उसको अगर देखा जाए सैफ साहब, तो उससे तो जो आपकी प्लानिंग्स हैं उससे तो बहुत ज्यादा तालीमी निसाब, तालीमी जो है वो मयार, उसमें तो बहुत बेहतरी आएगी। इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमारे इक़दाम से जरूर फर्क पड़ेगा, और ऑलरेडी काफी कुछ हो रहा है। मसलन अब जो सेकेंडरी लेवल पे एजुकेशन है उसमें एक मरकजी तालीमी बोर्ड प्रोविंशियल लेवल पे बनाने का भी प्लान है। उसके लिए भी वज़ीर आला ने 90 दिन का टाइम दिया है उनको तमाम रिपोर्ट तैयार करके तरीक़ेकार वज़ा करके बताने का, ताकि उस पर भी काम हो, ताकि ओवरऑल एक तो यूनिफॉर्म सिस्टम आए पूरे सूबे में। क्या बात है, मेरा अगला सवाल यही था। जी जी जी, शरह भी जो है वो बढ़े, और खासतौर पर वो स्कूल जो प्राइवेट उसमें चल रहे हैं उनको भी इस नेट में फैसिलिटेशन का जो है वो फायदा देने के लिए, ताकि ये जो प्रोग्राम है वो उन स्कूलों में भी हो जो हैं तो प्राइवेट सेक्टर में लेकिन दूर दराज के इलाकों में ऑपरेट कर रहे हैं जहां बच्चों को सहूलियात नहीं है। तो ये जामे मंसूबा है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इससे नताइज बहुत नहीं जी, लुकिंग फॉरवर्ड, और बहुत ही अच्छी खबर है। और वाकई में कि जब एक तो देखिए तालीम, सबसे पहले तालीम बेसिक हर बच्चे का, फिर बच्चियों के हवाले से, फिर पसमानदा इलाकों में जिस तरीके से आप लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया है, साथ साथ जरा आपने कहा जो प्लान्स आप बता रहे हैं, जरा यूनिफॉर्मिटी को भी जो है वो आगे जाकर उस पर प्लानिंग और उस पर काम होगा। बट देन अगेन टेक्नोलॉजी इज समथिंग सैफ साहब जिस पर हमें बहुत फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि आने वाला वक्त जो है ना इट्स ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी एंड ऑल अबाउट अपग्रेडिंग। उस हवाले से उस सेक्टर पे कोई काम हो रहा है उस एंड पर? देखें जी, टेक्नोलॉजी तो हमारी हुकूमत की बिल्कुल मेन प्रायोरिटीज में से है। अभी रिसेंटली हमने जो है ई समझी प्रोग्राम लॉन्च किया है, फिर हमने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्लान के तहत सूबे के और ऑटोमेट किया हुआ है, अभी काम शुरू हो है। चले, वेरी गुड। सैफ साहब आपकी थोड़ी सी आवाज खराब हो रही है, लेकिन कम से कम जरूरी बातें तो हो गई, जिस तरह से इनिशिएटिव आपने लिया है, जो प्लान्स आपने रखे हैं जो बच्चों की तालीम के हवाले से, और आगे जो आपके फ्यूचर प्लान्स हैं केपीके की बच्चियों और पसमानदा इलाकों में जिस तरीके से तालीम को आप आम कर रहे हैं, बड़े नेकी का काम है। अल्लाह पाक आप लोगों को बहुत इसका अजर भी देगा इंशाल्लाह। आज जैसे कि मैंने आप लोगों से शेयर किया, आज का दिन जो है वो 15 जो पूरी दुनिया में 2006 को ट्विटर जो है वो लॉन्च हुआ था। तो आज के दिन क्यों ना ट्विटर पे अगर आपके और मेरे अकाउंट्स हैं तो हम कोई अच्छी सी ट्वीट करें, कोई पॉजिटिव से ट्वीट करें, कोई अच्छी खबर की ट्वीट करें, या अगर ऐसे ही किसी को थैंक यू करना चाहें, भाई किसी ने जिंदगी में आपके साथ कोई एक अच्छी बात कही या एक अच्छा आपको फीडबैक दिया या आपको कुछ सिखा गया, उसको रेडिकेट करें। कुछ अच्छे की भी बात होनी चाहिए, या सिर्फ जो है वो करारा और गरम गरम जो है वो लड़ाई झगड़े वाली बातें। मेरा ख्याल है इट्स हाई टाइम वी स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिव, क्योंकि इतनी अच्छी खबरें हो रही है, मेरा मूड अच्छा हो गया, मौसम बहुत अच्छा है, आप भी अच्छे रहिएगा, रखिएगा अपना ख्याल। होगी आपसे मुलाकात नए हफ्ते के साथ। कल का बेस्ट ऑफ देखना ना भूलिएगा। शाज़ेब और माया करेंगे आपका इंतजार कहाँ? सुबह सवेरे पाकिस्तान में।